सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हैं। तो गाइस 2 पॉइंट मासेस m1 और m2 आर सेपरेशन पे रखे हुए हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड रहेगा F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जो g है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 into 10⁻11 यूनिट्स हम लोग फॉर्मूला से जनरेट कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि सेम सेपरेशन पे सेम पार्टिकल्स में फोर्स आप किसी भी मीडियम में देखिए फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। यदि वेक्टर नोटेशन हम लोग देखें तो वेक्टर नोटेशन में यदि हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं m1 और m2 और हम सपोज m2 पे ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हैं तो m2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो m1 से सोर्स पार्टिकल से टारगेट पार्टिकल की तरफ ये r वेक्टर रहेगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो अट्रैक्टिव है m2 पे, वो इस तरफ लगेगा, यानी कि जो r वेक्टर की डायरेक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऑपोजिट लगेगा। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की एक्सप्रेशन रहेगी g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर माइनस r कैप। माइनस r कैप का क्या मतलब है, जिस पार्टिकल पे अपन फोर्स देख रहे हैं उस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है सोर्स पार्टिकल के रिस्पेक्ट में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। सो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर माइनस r कैप या फिर g m1 m2 अपॉन r क्यूब इनटू वेक्टर r विथ नेगेटिव साइन। तो ये ध्यान रहे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमेशा जो r वेक्टर है वो सोर्स पार्टिकल से टारगेट पार्टिकल की तरफ रहेगा और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो r वेक्टर के ऑपोजिट रहेगी। ये वेक्टर नोटेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम आएगा। गाइस हमेशा जो दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगेगा वो लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। ध्यान रहे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्ट्रिक्टली पॉइंट पार्टिकल्स के लिए होल्ड करेगा। यदि एक्सटेंडेड बॉडीज हैं तो हमें इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, या फिर 2 केसेस हैं जिनमें कि हम डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम में ले सकते हैं। पहला, दोनों बॉडीज स्फेरिकली सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन के शेप में है और उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है रेडियाई के सम से इक्वल या ज्यादा है। दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है और उनके बीच के सेंटर टू सेंटर सेपरेशन जो है वो रेडियाई के सम से इक्वल या ज्यादा है। तो दोनों मासेस को हम उनके रिस्पेक्टिव सेंटर पे अज्यूम करते हुए g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास इस तरह से 2 स्फीयर्स हैं और सेंटर टू सेंटर सेपरेशन जो है वो r1 प्लस r2 से ज्यादा है या इक्वल है। तो ऐसे में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा मास इसके सेंटर पे ले लें, इसका पूरा मास इसके सेंटर पे ले लें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एक और सिचुएशन है, यदि दोनों बॉडीज की डायमेंशन दोनों के बीच में जितना सेपरेशन है उसकी कंपैरिजन में बहुत छोटी है, सेपरेशन की कंपैरिजन बॉडीज की डायमेंशन बहुत छोटी है, तो भी हम उनको पॉइंट पार्टिकल्स की तरह अप्रोक्सीमेट करते हुए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकते हैं। अदरवाइज हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ध्यान रहे कुछ बच्चों से गलती हो जाती है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हुए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि जैसे एक रॉड है तो रॉड का सारा मास सेंटर में मान लिया, ऐसा नहीं मान सकते हैं। हमें इंटीग्रेट करके ही फोर्स निकालना पड़ेगा। केवल स्फेरिकली सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम सारा मास सेंटर पे ले सकते हैं। ऑलराइट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, हमेशा लाइन जॉइनिंग के अलोंग अंदर की तरफ लगेगा और r पे डिपेंडेंट है। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी है। उसके बाद में यदि एक पार्टिकल पे एक से ज्यादा पार्टिकल्स का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है नेट, तो हम क्या करेंगे, एज यूजुअल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हर पार्टिकल का इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे और उन सबको ऐड करेंगे वेक्टोरियली, तो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। और यहां पे एक और पार्ट रहेगा कि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड बॉडी। कोई भी 2 बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, थर्ड बॉडी की प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट रहेगा एंड द नेट फोर्स इज गिवन बाय सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस दैट ईच बॉडी एक्सर्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज। F1 बराबर F on 1 ड्यू टू 2 प्लस F on 1 ड्यू टू 3 एंड सो ऑन। तो यहां से दोस्तों 3 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, 1D 2D एंड 3D। 1D प्रॉब्लम्स में सारे पार्टिकल्स एक ही लाइन के अलोंग कन्फाइंड है तो उसको 1D प्रॉब्लम बोल रहे हैं। 2D प्रॉब्लम में पार्टिकल्स एक प्लेन में किसी ट्राइंगल पे, स्क्वायर पे, रेक्टेंगल पे, किसी और पॉलीगन के वर्टिसेस पे अरेंज्ड है और हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है किसी एक पार्टिकल पे। और 3D में मान लीजिए क्यूब के वर्टिसेस पे पार्टिकल अरेंज्ड है तो फिर वेक्टर नोटेशन में करना रहेगा। तो इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज में लेके हम किसी पार्टिकल पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अपने एप्लीकेशन देखी। अब हम लोग आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे। दोस्तों जैसे चार्ज बॉडी का अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, ऐसे ही किसी मास डिस्ट्रीब्यूशन का अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी मास डिस्ट्रीब्यूशन का किसी चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। कोई भी मास ऑब्जेक्ट किसी और मास ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो फील्ड के थ्रू लगा रही है। फर्स्ट बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, वो सेकंड पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है। सेकंड बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, वो फर्स्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो जब भी 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करेंगी तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू आपस में इंटरैक्ट करेंगी। तो फील्ड डिफाइन कैसे करते हैं, किसी मास डिस्ट्रीब्यूशन का किसी पॉइंट पे फील्ड डिफाइन करना है तो उसके लिए 2 स्टेप है। पहला, एक m मास रखो और उसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे रखो। सेकंड, उस m मास पे गिवन बॉडी की वजह से फोर्स कैलकुलेट करो एंड थर्ड स्टेप में उस फोर्स को m से डिवाइड कर दो। So force per unit mass which is exerted by the given body at a given point is the field at the given point due to the given body. So the force experienced by a unit mass placed at a point in a gravitational field is called the gravitational field strength or intensity of gravitational field at that point. हम ये कह रहे हैं कि हमें मान लीजिए ये हमारे पास एक मास डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका हमें इस पॉइंट P पे फील्ड चाहिए, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे एक m मास रखिए और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करिए
तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज E बराबर F अपॉन M, E बराबर F अपॉन M। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तरह Q अप्रोचेस टू जीरो की तरह यहाँ M अप्रोचेस टू जीरो की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडक्शन इफेक्ट नहीं होगा। ये M मास इस मास डिस्ट्रीब्यूशन को ऑल्टर नहीं करेगा, तो क्योंकि कोई इंडक्शन इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ जस्ट ये रहेगा E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन M। तो किसी भी बॉडी का किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे एक M मास रखो, गिवन बॉडी का उस पे फोर्स कैलकुलेट करो और फोर्स को m से डिवाइड कर दो, तो E वेक्टर बराबर F अपॉन m। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट्स न्यूटन पर केजी हो जाएगी। ध्यान रहे, दिखने मतलब ऐसे बोलने में ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों फील्ड है, बट तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तीनों का जो यूनिट्स है, डायमेंशनल फॉर्मुला है, वो अलग अलग है। तो जब भी डायमेंशनल फॉर्मुला चाहिए तो अपन पहले मेन फॉर्मुला रिकॉल करेंगे। तो E है F अपॉन m ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो न्यूटन पर केजी ये हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट्स हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोस्तों अदर वे राउंड, यदि किसी डिस्ट्रीब्यूशन का किसी पॉइंट पे फील्ड मालूम है, तो वहां m मास रखने पे उस पे फोर्स कितना लगेगा, m टाइम्स e के बराबर लगेगा। तो यदि फील्ड मालूम है तो हम m मास पे फोर्स निकाल सकते हैं, m टाइम्स e के बराबर होगा। और m हमेशा पॉजिटिव है, तो जिधर ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होगी m पॉइंट मास पे उसी तरफ फोर्स लगेगा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अ पॉइंट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट मास at a given point is in the direction of gravitational field at that point, f बराबर m टाइम्स e। ये आपने देख लिया। अब एक सिंगल पार्टिकल है कैपिटल M, जो कि कहीं पे रखा हुआ है O पॉइंट पे, और उससे r दूरी पे फील्ड देखना है। तो r दूरी पे फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा gm अपॉन r स्क्वायर, और जो डायरेक्शन होगी वो खुद की तरफ होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास इज gm अपॉन r स्क्वायर माइनस r कैप। दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक से अपन जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पॉइंट चार्ज का था kq अपॉन r स्क्वायर r कैप, वहां Q पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड और Q नेगेटिव होगा तो इनवर्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में एक्चुअली हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही है, तो यहां हमेशा नेगेटिव साइन ही रहेगा। तो kq को अपने को रिप्लेस करना है gm से, KQ को अपने को रिप्लेस करना है GM से, तो KQ अपॉन R स्क्वायर की जगह GM अपॉन R स्क्वायर, और क्योंकि अट्रैक्टिव है तो अंदर की तरफ तो माइनस R कैप। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज GM अपॉन R स्क्वायर माइनस R कैप। फील्ड हमेशा लाइन जॉइनिंग के अलोंग इनवर्ड होगा। दोस्तों ये इस फील्ड में स्फेरिकल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। यदि पॉइंट मास को सेंटर मान के अपन एक R रेडियस का स्फीयर बनाए, तो सारे पॉइंट्स पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगी, तो हम बोलेंगे स्फेरिकल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। कोई भी दो पॉइंट पे फील्ड सेम नहीं होगा, हर पॉइंट पे फील्ड यूनिक है। यदि किन्हीं दो पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन सॉरी किन्हीं दो पॉइंट्स पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है तो आर सेम होगा, तो डायरेक्शन अलग हो जाएगी। और किन्हीं दो पॉइंट्स पे डायरेक्शन सेम है तो आर अलग अलग है तो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा। तो कोई भी दो पॉइंट्स पे एग्जैक्ट सेम फील्ड नहीं है, हर पॉइंट पे एक यूनिक फील्ड है। ये हो गया फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। यदि n पार्टिकल्स हैं और उनका किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो हर पार्टिकल का इंडिविजुअल फील्ड निकालेंगे, माइनस gm1 अपॉन r1 स्क्वायर माइनस gf1 अपॉन r1 स्क्वायर माइनस r1 कैप, gm2 अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r2 कैप, gm3 अपॉन r3 स्क्वायर माइनस r3 कैप। इन सबको ऐड कर लिया तो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालेंगे फॉर अ पॉइंट मास। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से नेट फील्ड हम निकाल लेंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। दोस्तों हमारे पास एक रिंग है जिसपे मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, एक रिंग है जिसपे मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और उसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड देखना है। तो क्योंकि फील्ड अट्रैक्टिव है तो हमेशा सेंटर की तरफ होगा अलोंग द एक्सिस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बाहर भी था अंदर भी था, डिपेंडिंग अपॉन चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट ग्रेविटेशन में क्योंकि फील्ड अट्रैक्टिव है तो हमेशा एक्सिस के अलोंग सेंटर की तरफ होगा। रिंग पे मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना जरूरी है ना। तो हम डिराइव करेंगे तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स लेंगे जिनका फील्ड ऐसे आएगा एक्सिस के अलोंग। हम यदि डिराइव करेंगे तो ये रिंग की रिंग है और इसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट पे फील्ड डिराइव करना है, तो हम दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स लेंगे सेम मास के। इसका जो फील्ड है ये सेम आर आर पे, तो ऊपर वाले का जो फील्ड है वो इस तरफ आएगा और इसका जो फील्ड है वो इस तरफ आएगा। दोनों फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम है, सेम एंगल एक्सिस से बना रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। ऐसे डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स का अपन सम करेंगे तो जो नेट फील्ड है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, है ना। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का यूनिफॉर्म रिंग का एक्सिस पे फील्ड अंदर की तरफ होगा। अब फील्ड अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला मालूम है KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो उसी से यहां वाला फॉर्मूला डिराइव कर लें। KQX के GMX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये ग्रेविटेशन फील्ड है, डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर अलोंग द एक्सिस है। x बराबर 0 पे फील्ड 0 है, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे फील्ड 0 है, बीच में प्लस माइनस r/√2 पे फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो प्लस माइनस r/√2 पे फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है। दोस्तों यदि ग्राफ बनाएंगे यहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड है, यदि डायरेक्शन वाइज बनाएंगे तो एक्चुअली जब अपन पॉजिटिव रीजन में है तो फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा, और जब अपन नेगेटिव रीजन में है तो फील्ड टुवर्ड सेंटर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये ग्राफ ऊपर रहेगा। बट यहाँ पे अपन ने केवल मैग्नीट्यूड शो किया है, तो मैग्नीट्यूड में 0 से r/√2 तक फील्ड बढ़ रहा है और r/√2 ऑनवर्ड्स कम हो रहा है। कोई भी ऐसा मास डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब यदि सपोज हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, यदि हमारे पास n पार्टिकल्स हैं और वो n आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और वो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पे अरेंज्ड है, n आइडेंटिकल पार्टिकल्स n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पर अरेंज्ड है, और इस पॉलीगन की एक्सिस पे मेरे को फील्ड फाइंड करना है ग्रेविटेशन, तो हम रिंग वाला रिजल्ट काम में ले सकते हैं। हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्लेस कर देंगे इस सर्कम सर्कल से, तो इस पे टोटल मास 4m हो गया, इसकी रेडियस निकाल लेंगे, इस सर्कम सर्कल की रेडियस निकाल लेंगे, और हम ग्रेविटेशनल फील्ड लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इज GKQ, Q की जगह 4m, x के जगह एक्सिस पे डिस्टेंस d अपॉन x स्क्वायर विच इज d स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इस तरह से हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हैं यदि एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पे आइडेंटिकल मासेस अरेंज्ड है और हमें पॉलीगन के एक्सिस पे फील्ड निकालना है, तो रिंग वाला रिजल्ट हम लोग काम में ले सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। अब हम लोग यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल गाइस बाहर के पॉइंट्स के लिए एक पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगी, लोकेटेड एट सेंटर। तो बाहर के पॉइंट्स पे फील्ड होगा जीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर कैप। इनसाइड पॉइंट्स पे हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी। तो इनसाइड पॉइंट्स पे हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू 0 है और आउटसाइड पॉइंट पे जीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर कैप। जब हम ऑन द सरफेस बोलते हैं यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर बोलते हैं, तो दैट मींस ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस मींस आउटसाइड द स्फीयर, तो वहां फील्ड नॉन जीरो होगा, जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होगा। डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी। तो फील्ड पहले 0 से कैपिटल आर तक 0 है, कैपिटल आर पे एब्रप्ट चेंज आ रहा है और फिर 1/r स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है। ये एक स्फेरिकल शेल जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है उसका फील्ड हो गया। यदि हम यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की बात करें तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर में बाहर अगेन सारा मास सेंटर पे मानते हुए पॉइंट मास की तरह फील्ड लिखेंगे। तो जीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर कैप फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर। इनसाइड पॉइंट्स पे फील्ड लिखने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ध्यान करेंगे, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो के क्यू की जगह जीएम, तो जीएम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और फील्ड अंदर की तरफ है तो स्मॉल आर पे माइनस आर वेक्टर आएगा। तो जीएम स्मॉल आर वेक्टर विद कैपिटल आर क्यूब विद माइनस साइन। तो ये फॉर्मूला आप अलग से याद मत करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ध्यान करो। के क्यू आर वेक्टर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, के क्यू की जगह जीएम, आर वेक्टर की जगह माइनस आर वेक्टर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। और सेम मैनर में जैसे वहां पे रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होता था, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम जी से रिप्लेस करेंगे। तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट फील होता था रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो आर वेक्टर की जगह माइनस आर वेक्टर बाई 3 और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को अपन रिप्लेस कर देंगे 4 पाई जी से। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 4/3 पाई रो जी माइनस आर वेक्टर, 4/3 पाई रो जी माइनस आर वेक्टर। तो ये हमारा इनसाइड पॉइंट पे फील्ड है, आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड है। ओके, फील्ड मैक्सिमम कहां आ रहा है? सरफेस पर आ रहा है। तो इनसाइड पॉइंट्स पे फील्ड स्मॉल आर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है, इसलिए ग्राफ ऐसा आ रहा है, और बाहर 1 अपॉन स्मॉल आर के स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए आ रहा है ग्राफ ऐसा आ रहा है। सरफेस पे फील्ड मैक्सिमम है। दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट को अप्रिशिएट करना है। यदि हम मान लीजिए इस सॉलिड स्फीयर में इनसाइड किसी पॉइंट पी पे यहाँ पे फील्ड देख रहे हैं, आर दूरी पे फील्ड देख रहे हैं, तो ये जो फील्ड है केवल पॉइंट पी से पास होता हुआ जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा, इसमें जितना मास एनक्लोज हो रहा है इसी की वजह से पॉइंट पी पे फील्ड होगा। यदि इसको मास एनक्लोज को एम एनक्लोज बोले तो पॉइंट पी पे जो फील्ड होगा वो हमारा होगा ई बराबर जी एम एनक्लोज्ड अपॉन आर स्क्वायर। भले ये जीरो स्मॉल आर के बियॉन्ड जो मास है वो पॉइंट पी पे फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, केवल जीरो से स्मॉल आर के बीच का रीजन ही पॉइंट पी पे फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये अपने को समझना है। तो द सेंटर एंड मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो एट द सेंटर। यहाँ पे एक्चुअली टेक्स्ट मिसिंग है। द ग्रेविटेशनल फील्ड, the gravitational field is zero at the center and maximum at the surface of the sphere for a spherically symmetric mass distribution। यदि mass distribution spherically symmetric है मतलब सेम स्मॉल आर पे रो सेम है, अलग अलग स्मॉल आर पे रो अलग अलग हो सकता है बट सेम स्मॉल आर पे रो सेम है, तो ऐसे में ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पॉइंट पी पे निकालना है तो जी एम एनक्लोज अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन में हमें वेरिएबल मास डेंसिटी गिवन होगी, हमें वेरिएबल मास डेंसिटी गिवन होगी कैपिटल आर रेडियस के रीजन में, और हमें अंदर किसी पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये किया है, हमें अंदर पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो ये पूरा मास एनक्लोज निकालना है। तो ये मास एनक्लोज निकालने के लिए हम स्मॉल आर पे जाएंगे, हम एक्स पे जाएंगे, डीएक्स की थिकनेस की शेल लेंगे। इसका मास कितना होगा? इस डीएक्स थिकनेस का वॉल्यूम होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। इस डीएक्स थिकनेस का वॉल्यूम होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये इसका वॉल्यूम होगा, इनटू रो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वो लिखेंगे। तो ये डीएम हो गया इस डीएक्स थिकनेस में, इनको इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से आर, तो ये मास एनक्लोज आएगा जी एम एनक्लोज्ड अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा फील्ड होगा और स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पे। और ये आउटसाइड पॉइंट से फील्ड देखना है, तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए मास हमें 0 से कैपिटल आर तक लेना पड़ेगा। तो जी और मास वॉल्यूम 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स रो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसको इंटीग्रेट करना होगा 0 से आर तक, ये पूरा स्फीयर का मास आ जाएगा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये आउटसाइड पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ। तो ये फॉर्मूला नहीं है, बस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन दोनों में काम का है कि स्फेरिकल रीजन को कैसे अपन एलिमेंट्स में ब्रेक करते हैं। एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस लेते हैं, एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस लेते हैं, और उस डीएक्स थिकनेस का वॉल्यूम होता है 4 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो उसमें मास हो जाएगा 4 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स इनटू रो। उसको इंटीग्रेट किया 0 से स्मॉल आर, क्योंकि 0 से स्मॉल आर तक का फील्ड चाहिए था, यहां तक का फील्ड चाहिए था इसलिए, और जी एम एनक्लोज अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो वेरिएशन है ये रो के वेरिएशन में डिपेंड करेगा कि ई का आर पे डिपेंडेंस कैसे आएगी। आउटसाइड पॉइंट्स के लिए पूरा मास हमें कंसीडर करना है, तो जो इंटीग्रेट करना है वो 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करना है। ये दोस्तों पूरा स्फीयर का मास आ जाएगा। तो आउटसाइड पॉइंट्स पे हमेशा ही फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ वेरी करेगा, क्योंकि ये पूरा एक कांस्टेंट फैक्टर हो जाएगा इसलिए। तो इस तरह से आउटसाइड पॉइंट्स पे इनसाइड पॉइंट्स पे हम फील्ड निकालेंगे स्फेरिकली सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन में। ये अपने देख लिया। अब दोस्तों इसके अलावा मान लीजिए हमें
किसी और कोई और मास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, उसका फील्ड निकालना है। मान लीजिए जैसे हमें इनफाइनाइट थिन शीट दे रखी है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी फॉर्मुला जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फॉर्मुला रिकॉल करना है और उसको ग्रेविटेशन में कन्वर्ट कर देना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फॉर्मुला रिकॉल करना है और उसको ग्रेविटेशन में कन्वर्ट कर देना है। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप रिप्लेस कर दोगे जी से और क्यू को रिप्लेस कर दोगे एम से। तो जैसे थिन इनफाइनाइट शीट का फील्ड चाहिए, थिन इनफाइनाइट, सारा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है ना, तो वहां फील्ड था, इलेक्ट्रो में था इलेक्ट्रो ग्रेविटेशन, तो वहां फील्ड था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी, यहां पे सिग्मा बाई 2 और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रिप्लेस होगा 4 पाई जी, 4 पाई जी, ये टूवर्ड शीट होगा क्योंकि अट्रैक्टिव होगा इसलिए। मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क की एक्सिस पे फील्ड चाहिए, तो वहां फील्ड था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो सिग्मा बाई 2 और एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाएगा 4 पाई जी, अभी बताया, ये वाला फैक्टर सेम रहेगा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे मान लीजिए हमें लॉन्ग वायर गिवन है, यूनिफॉर्मली चार्ज की जगह यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर हो गया, तो यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर का फील्ड था 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर, तो वह k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसकी जगह g आ जाएगा, तो 2g लैम्डा बाय आर। तो इस तरह से हम ग्रेविटेशन वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फॉर्मूला से ग्रेविटेशन का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो ये हम लोगों ने लॉन्ग वायर, सर्कुलर डिस्क, थिन इनफाइनाइट शीट, इनके फॉर्मुलाज देख लिए। ऐसे कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला को अपन ग्रेविटेशन वाले कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये ध्यान रखना है कि फील्ड अट्रैक्टिव होगा यानी कि इनवर्ड होगा। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। तो फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिंग एंड स्फीयर एज शोन इन द डायग्राम, वेयर द प्लेन ऑफ द रिंग इज परपेंडिकुलर लाइन joining the centers if root 8r is the distance between the centers of ring and sphere. ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन रिंग एंड स्फीयर, दोस्तों रिंग और स्फीयर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए स्फेरिकली सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा लोकेटेड एट द सेंटर। तो ये सिस्टम हमारा रिप्लेस हो जाएगा बाय अ रिंग एंड अ पॉइंट मास। तो इधर मास कैपिटल में रखा है तो पॉइंट मास हो गया, और ये डिस्टेंस रूट 8r गिवन है, ये हमारा r गिवन है, तो रूट 8r। तो अब रिंग और पॉइंट मास के बीच में फोर्स निकालना है, तो रिंग और पॉइंट मास के बीच में फोर्स निकालेंगे, रिंग का फील्ड हम लोग यहाँ पे यूज में लेंगे, तो रिंग का फील्ड, तो फोर्स हम लोग लिखेंगे फील्ड ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ रिंग इनटू वैल्यू ऑफ मास ऑफ पॉइंट मास। तो दिस इज जी ई कैपिटल एम, ये हो गया जी स्मॉल एम एक्स विच इज रूट 8r अपॉन एक्स स्क्वायर 8r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये तो ग्रेविटेशन फील्ड हो गया, इनटू कैपिटल एम। तो नीचे आएगा 9r स्क्वायर, तो अंडर रूट लेने पे 3r और वो हो जाएगा 27r क्यूब, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 8 हमारा 2√2 हो जाएगा, तो रूट 8 तो 2√2 और नीचे 27 हो गया, 27 जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है, रूट 8 अपॉन 27, 2√2 अपॉन 27 GMM अपॉन आर स्क्वायर, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, consider two solid spheres of radii r1 and r2 and masses m1 and m2 respectively. The gravitational field due to sphere 1 and 2 are shown. The value of m1 and m2. तो गाइस दो इंडिपेंडेंट सॉलिड स्फीयर्स हैं जिनका फील्ड का r के साथ वेरिएशन गिवन है और अपने को मासेस का रेशियो निकालना है, रेडियस की वैल्यू गिवन है। तो हमें मालूम है कि फील्ड सरफेस पे जो है वो g कैपिटल m अपॉन कैपिटल r स्क्वायर है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड E इज E एट स्मॉल r इक्वल्स कैपिटल R इज g कैपिटल m अपॉन r स्क्वायर। और हमें मासेस का रेशियो चाहिए, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू ER स्क्वायर, तो m1 अपॉन m2। ग्राफ से देखो, सरफेस पे फील्ड रीड कर लेते हैं, फर्स्ट वाले का फील्ड है 2 एंड सेकंड वाले का फील्ड है 3, तो 2/3 फील्ड का रेशियो हो गया E1 अपॉन E2। रेडियस 1 एंड 2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/6, तो m1 अपॉन m2 इज 1/6। अच्छा क्वेश्चन है, पहले ग्राफ को रीड करना है और फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। द मास डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट ऑफ रेडियस r वेरीज विद द डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट्स सेंटर। तो देखिए मास डेंसिटी वेरी कर रही है, प्लैनेट वाला सॉलिड स्फीयर, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट। तो देखिए यूनिफॉर्म डेंसिटी होती तो हम बोलते थे मैक्सिमम फील्ड जो होगा सरफेस पर होगा, बट नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो फिर हमें पहले अपने को फील्ड निकालना होगा एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r और उसके बाद हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी होगी। तो जनरल स्मॉल r पे इनसाइड हमें फील्ड निकालना होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज g m enclosed from 0 to small r upon r square, that is g 4 pi x square dx, ये वॉल्यूम हो गया, dx थिकनेस का जैसा मैंने बताया था, और x पे डेंसिटी हो जाएगी रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो जी एम एनक्लोज्ड फ्रॉम 0 to r
अपॉन आर स्क्वेयर। तो 4 पाई रो नॉट जी अपॉन आर स्क्वेयर, ये बाहर आ गया और अंदर बच रहा है हमारा एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स लगाएंगे तो आर क्यूब बाई 3, एंड देन ये x4 का लिमिट x4 का हो गया अपना x5 बाई 5, तो r5 बाई 5 कैपिटल आर स्क्वेयर। तो ये फील्ड आ रहा है हमारा 4 पाई रो नॉट जी 1/3 माइनस आर क्यूब बाई 5 आर स्क्वेयर। तो जैसे से स्मॉल आर बढ़ रहा है फील्ड की वैल्यू हमारी बढ़ रही है, जैसे से स्मॉल आर बढ़ रहा है 1/r/3, अच्छा यहाँ स्मॉल आर रहेगा, स्मॉल आर बाई 3 माइनस आर क्यूब बाई 5 आर स्क्वेयर। तो स्मॉल आर के साथ फील्ड का वेरिएशन आ गया। अब अपने को मैक्सिमाइज करना है फील्ड को, तो डेरिवेटिव ले ले, तो डी बाई डी आर तो हो गया 4 पाई रो नॉट जी 1/3 माइनस 3 आर स्क्वेयर बाई 5 कैपिटल आर स्क्वेयर, ऑलराइट, बराबर 0 फॉर मैक्सिमा। तो यहां से हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू आ रही है आर स्क्वेयर 5 आर स्क्वेयर बाई 9 अंडर रूट, दैट इज रूट 5 आर बाई 3। तो फील्ड इज मैक्सिमम अंडर रूट 5 बाई 9 आर, तो यहाँ फील्ड मैक्सिमम आ रहा है। तो गाइस देखो, अब मैथमेटिक्स से आप फेमिलियर हो, बस अपने को फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि यार एक्स रेडियस dx थिकनेस वॉल्यूम 4 पाई एक्स स्क्वायर dx इनटू रो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू स्मॉल आर जी एम एन क्लोज अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, फील्ड आ गया और फिर उसका डेरिवेटिव लेके 0 के बराबर करना है तो मैक्सिमम फील्ड आ गया। तो रूट 5 आर बाई 3 पे हमारी फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, हमारा सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल ले ले। ये जो प्रॉब्लम है एडवांस के लिए भी रिलेवेंट है, जैसे अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम, ये भी एडवांस के लिए रिलेवेंट है। द मास डेंसिटी ऑफ अ स्फेरिकल गैलेक्सी वेरीज एज k बाय स्मॉल r ओवर अ लार्ज डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट्स सेंटर। तो मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस तक k बाय स्मॉल r मास डेंसिटी वेरी कर रही है। इन दैट रीजन अ स्मॉल स्टार इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल R, देन द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैपिटल T डिपेंड्स ऑन कैपिटल R। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अपने को क्या करना है, सेंटर से स्मॉल r दूरी पे एक स्टार है, तो पहले वहां पे फील्ड निकालना है, फिर उस स्टार पे ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है, और वो सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो टाइम पीरियड निकालना है, तो उसको m ओमेगा स्क्वायर r के इक्वेट करेंगे, वहां से कैपिटल T की डिपेंडेंस आएगी। 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर पाएंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले मास डेंसिटी वेरी कर रही है तो हमें जनरल स्मॉल आर पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना होगा, फिर फोर्स निकालना होगा ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लिख लें पहले अपन, तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी स्मॉल आर पे हो जाएगा g 4 पाई एक्स स्क्वायर dx इंटू रो विच इज k बाय x, स्मॉल आर की जगह x आ जाएगा, तो g 4 पाई एक्स स्क्वायर dx रो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू स्मॉल r अपॉन आर स्क्वेयर। ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया है ना। तो ये आ रहा है हमारे पास में 4 पाई के जी और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फील्ड हमारा कांस्टेंट आ गया 2 पाई के जी, ये हमारा फील्ड कांस्टेंट आ गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगेगा मास टाइम्स ई, दैट इज 2 पाई के जी एम, और ये रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो एम ओमेगा स्क्वायर को डायरेक्ट लिख देंगे अपन 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इनटू आर। तो प्रोपोर्शनलिटी देखनी है हमें, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आ रहा है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो ये हमारा आंसर हो गया सी। तो देखिए बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पहले ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है ना फील्ड निकालने का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्रेविटेशन में दोनों जगह काम आएगा, तो इसको अपने बढ़िया तरह से सीखना है। ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन में भी काम आएगा यदि डेंसिटी वेरिएबल होगी तो पहले 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स रो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू स्मॉल आर, वहां से अपने फील्ड की वैल्यू निकाल ली है ना, और फिर उसके बाद में अपन ने मास टाइम्स ई से फोर्स आ गया, उसको यदि स्पीड निकालनी होती तो एमवी स्क्वायर आर के इक्वेट करते, ओमेगा निकालना होता तो एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वेट करते, टाइम पीरियड निकालना तो एम ओमेगा स्क्वायर को 2 पाई बाई टी का स्क्वायर विच इज 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इनटू स्मॉल आर, तो टाइम पीरियड की डिपेंडेंस आ गई। मल्टीपल टाइम सेम क्वेश्चन, डेटा डिफरेंट होकर जेईई मेंस में आया है मल्टीपल शिफ्ट्स में, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपने को ध्यान रखना है, एडवांस के लिए भी काम का है। नेक्स्ट आ जाता है अपना एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हो चुका है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो चुका है, एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी। दोस्तों ग्रेविटी वाला अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, तो किसी ऑब्जेक्ट पे अकेला ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पर रखेंगे तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब इतने फोर्स से एक्सेलरेशन कितना जनरेट होगा, एफ अपॉन स्मॉल एम, दैट इज जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होगा दैट इज जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जिसको अपन 4/3 पाई रो जी कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है कि प्लैनेट की सरफेस पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितना होगा, 4/3 पाई रो जी कैपिटल आर या जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। दोस्तों समझना, जो ग्रेविटेशनल फील्ड था वो भी एफ अपॉन एम था, और जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है वो भी एफ अपॉन एम है। तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी को अपन डिफरेंट वे में इंटरप्रेट कर रहे हैं बट वैल्यू सेम आएगी। तो जब भी आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फील्ड, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है वही यूज में ले लेनी है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक प्लैनेट जिसको अपन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मान रहे हैं, उसकी सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी कितनी होगी, जितनी उसकी सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी, दैट इज जी कैपिटल अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर या 4/3 पाई रो जी कैपिटल आर। ओके, अब ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी करेगा,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करेगा कैसे? यदि हम हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, हम डेप्थ में जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। अर्थ रोटेट कर रही है जबकि हम रोटेशन को इग्नोर कर रहे हैं, है ना, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। तो तीनों को अपन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ हाइट। तो अर्थ की सरफेस से सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर चले गए, वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो हम अर्थ की सरफेस से बाहर किसी पॉइंट पर है। जब अपन एल्टीट्यूड बोलते हैं तो यानी कि अर्थ की सरफेस से हाइट ये h है और सेंटर से दूरी बोले तो स्मॉल r है। तो गाइस यहाँ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितना होगा? जितना यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, बस आसान। ग्रेविटेशनल फील्ड हमें पहले याद है, g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कितना होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा g डैश, या इसको g बोल रहे हैं, सरफेस पे g नॉट बोल देंगे, तो g इज g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, है ना। और g नॉट है अपना सरफेस पे जो g है वो है gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो डिवाइड कर देंगे तो g बाई जी नॉट इज कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, है ना। तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं, ऑन द स्पॉट कर ले। बाहर सरफेस सेंटर से स्मॉल r दूरी पे आउटसाइड gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, सरफेस पे gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, दोनों का रेशियो ले लो तो वहां से g की वैल्यू आ जाएगी, g बराबर g नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। एल्टीट्यूड की टर्म्स में लिखना है तो स्मॉल r को लिख सकते हैं अपन कैपिटल R प्लस h। तो ये हमारा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इस रेशियो से किसी h हाइट पर आ जाएगा, सेंटर से स्मॉल r दूरी पर आ जाएगा। अब यदि हम स्मॉल हाइट पे जा रहे हैं, जो हाइट है वो कैपिटल आर की कंपैरिजन में बहुत छोटी है, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ध्यान रहे अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, तो उसकी कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हाइट पे जा रहे हैं। तो फिर हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो ये हमारा डेल्टा जी बाई जी आ जाएगा माइनस 2h बाय आर। तो जी बराबर जी नॉट 1 माइनस 2h बाय आर, या डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2h बाय आर। तो इस फॉर्मेट में हम लोग याद रख लेंगे इसको, डेल्टा जी बाई जी इज माइनस 2h बाय आर। तो अर्थ की सरफेस से h हाइट पे जाने पे वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल आर, डेल्टा जी बाई जी इज माइनस 2h बाय आर। माइनस साइन शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी रिड्यूस हो रहा है। अब हम तो h हाइट पे वेट कितना हो जाएगा? h हाइट पे वेट हो जाएगा m इंटू स्मॉल जी, और स्मॉल जी की वैल्यू है g नॉट 1 माइनस 2h बाय आर, तो वेट हो जाएगा w नॉट 1 माइनस 2h बाय आर। नाउ डेप्थ में हम लोग जा रहे हैं, अर्थ की सरफेस के अंदर जा रहे हैं, तो किसी माइन के अंदर है और सपोज हम यहां पर हैं पॉइंट P पर, तो d डेप्थ पर है, जो सेंटर से दूरी है, वो स्मॉल r के बराबर है, और सरफेस से जो दूरी है वो d है। ये हमारा पॉइंट P है जहां पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड, जहां पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी देख रहे हैं। तो मालूम है स्मॉल r पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? स्मॉल r पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है gm स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब, या 4/3 पाई रो जी स्मॉल r, है ना। तो 4/3 पाई रो जी स्मॉल r, g बराबर 4/3 पाई रो जी स्मॉल r, विच इज 4/3 पाई रो जी। मतलब आप भूल भी जाते हो तो ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हो। अब इसमें से r कॉमन ले लो, तो ये हो गया हमारा g नॉट 1 माइनस d बाय r। इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो g बाई जी बराबर g नॉट 1 माइनस d बाय r, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व नहीं है ना। ये सरफेस से d डेप्थ पे g की वैल्यू है जो कि लीनियरली रिड्यूस हो रही है, और डेल्टा g बाई जी करे तो माइनस d बाय r आ गया। तो डेप्थ वाले फॉर्मूला में कोई अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व नहीं है, जबकि हाइट वाले फॉर्मूला में जो अपन लिख रहे हैं g बराबर g नॉट 1 माइनस 2h बाय r, या डेल्टा g बाई जी बराबर माइनस 2h बाय r, वहां अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व है ना। ये अपने को ध्यान रखना है। तो स्मॉल हाइट पे जाएंगे और सेम डेप्थ पे जाएंगे तो हाइट पे जाने पे जो जी में चेंज आएगा वो डबल आएगा, है ना। मान लीजिए अंदर डेप्थ में जा रहे हैं और चेंज 1% आ रहा है, तो सेम हाइट पे जाने पे चेंज 2% का आएगा। सेम हाइट और सेम डेप्थ वेयर हाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, अपन देख रहे हैं डबल चेंज हो रहा है, इधर माइनस डी बाय आर हो रहा है, उधर माइनस 2h बाय आर हो रहा था, चेंज डबल हो रहा है। वेट दोनों तरफ mg से मल्टीप्लाई कर दें तो w बराबर w नॉट 1 माइनस डी बाय आर। तो हाइट के साथ चेंज देख लिया हम लोगों ने, और दूसरा हम लोगों ने किसके साथ चेंज देख लिया? डेप्थ के साथ चेंज देख लिया। दोस्तों इन फॉर्मुलाज में अपन ये मान रहे हैं कि अर्थ फिक्स्ड है, अर्थ रोटेट नहीं कर रही है। रियलिटी में अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है 24 आवर्स टाइम पीरियड से। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है 24 आवर्स टाइम पीरियड से, और हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ पे खड़े होके अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो हमें एक्सेलरेशन मेजर करने की परमिशन ही नहीं है। एफ अपॉन एम लगाएंगे तो गलत रिजल्ट देगा। अर्थ रोटेटिंग फ्रेम है, तो यदि हमें एक्सेलरेशन मेजर करना है अर्थ पे खड़े होके, तो पहले हमें जीरो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यदि कोई रेफरेंस फ्रेम ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि एक्सिस से आर दूरी पर रखी हुई है, उस पर एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट सेंस में ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, और हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि लैटिट्यूड लैम्डा पर है, लैटिट्यूड लैम्डा पर है, ये लैम्डा पे ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां पे स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में अर्थ के साथ साथ स्पिन कर रही है।
तो यदि हमें एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी निकालना है तो ऐसे केस में हमें यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r लगाना पड़ेगा। m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा। जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो अंदर की तरफ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर अंदर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर की तरफ आएगा, है ना, ये लैम्डा है। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे और m से डिवाइड करेंगे तो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। तो अप्रोक्सीमेशन करने के बाद में मैं यहां पे डेरिवेशन को अवॉइड कर रहा हूं, बस मैंने बता दिया कि भाई ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे तब नेट एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी आएगा अर्थ की सरफेस पर। तो किसी लैटिट्यूड लैम्डा पे अप्रोक्सीमेशन करने के बाद में जो g की वैल्यू होगी, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, g बराबर जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा। किसी लैटिट्यूड लैम्डा पे जो g की वैल्यू हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे, g बराबर जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा। और दोस्तों ये जो g इफेक्टिव की वैल्यू है, ये एग्जैक्टली वर्टिकल की तरफ नहीं होगी, वर्टिकल से स्लाइटली टिल्टेड होगी, वर्टिकल से स्लाइटली टिल्टेड होगी। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी आएगा। तो ये वर्टिकल है, किसी पॉइंट पे ये वर्टिकल है, तो इससे स्लाइटली टिल्टेड रहेगा हमारा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की डायरेक्शन। तो मेसन लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बार बार प्लम लटका के देखते हैं, तो जो प्लम है वो जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ये जो mg नॉट और m ओमेगा स्क्वायर r है, इनके रिजल्टेंट के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और जो वॉल का कंस्ट्रक्शन होगा वो उसी जी इफेक्टिव के अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, है ना। तो मेसन से जो प्लम हैंग कर रहे हैं वो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में आ रहा है। तो किसी लैटिट्यूड लैम्डा पे जी इफेक्टिव कितना होगा, जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा के बराबर, ये जी इफेक्टिव होगा हमारा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लैम्डा बराबर 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर पे जी मैक्सिमम अमाउंट से रिड्यूस हो रहा है। इक्वेटर पे जी की वैल्यू होगी जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R, और जैसे जैसे लैम्डा बढ़ रहा है, यानी कि इक्वेटर से पोल्स पे जा रहे हैं, तो ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी कि जी पे इफेक्ट कम होता जा रहा है। तो पोल्स पे ये वाली टर्म 0 रहेगी, तो पोल्स पे रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यदि अर्थ के रोटेशन को इनकॉर्पोरेट करें तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी मैक्सिमम पोल पर आएगा, वहां रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, और इक्वेटर पे मिनिमम आएगा कितना, जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R, और किसी लैटिट्यूड लैम्डा पे कितना होगा, जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये हमें तो याद रखना है। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि विथ व्हाट स्पीड शुड अर्थ रोटेट सो दैट ऑब्जेक्ट ऑन इक्वेटर बिकम्स वेटलेस, है ना। तो वेटलेस होने का मतलब है कि वहां पे जी की वैल्यू 0 हो गई, तो अपन क्या करें, जी की वैल्यू को 0 के बराबर कर दें, जी बराबर जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r। तो फॉर जी टू बिकम 0 एट इक्वेटर, जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r बराबर 0। ये इक्वेटर पे जी को हम लोगों ने 0 के बराबर कर दिया। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ रही है जी बाई आर अंडर रूट, याद नहीं करेंगे, और ये टाइम पीरियड जो आ रहा है 2 पाई अंडर रूट r बाई जी आ रहा है। दोस्तों अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टैंडर्ड कांस्टेंट है 1.41 आवर्स या 84.6 मिनट। तो यदि अर्थ फास्ट स्पिन करेगी सच दैट टाइम पीरियड उसका 24 आवर्स के 1.41 आवर्स हो जाए, तो ऐसे में अर्थ पे जो इक्वेटर पे जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो वेटलेस वाली स्टेट में आ जाएगी, वो एकदम अर्थ से कांटेक्ट लूज कर देगी। या किसी लैटिट्यूड पे अपने को जी को 0 करना है तो वहां पे जी को 0 कर दीजिए। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा कि भाई अर्थ कितनी स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट करे कि इक्वेटर पे ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस वाली स्टेट में आ जाए। कब होगा, जबकि जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा, यानी जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R बराबर 0। तो वहां से ओमेगा नॉट की वैल्यू आ रही है जी बाई कैपिटल R, और टाइम पीरियड आ रहा है 2 पाई अंडर रूट r बाई जी। फिर दो और फैक्टर्स हैं जो कि जी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। एक है हमारी नॉन स्फेरिसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इक्वेटर पे डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, पोल पे डायमीटर कम है, उस वजह से इक्वेटर पे जी की वैल्यू थोड़ी कम होगी एज कंपेयर्ड टू पोल्स। और दूसरा नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द अर्थ, हम मान रहे हैं कि अर्थ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। अर्थ के अंदर कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, जैसे हम कोर की तरफ सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो उस वजह से भी जी में प्लेस टू प्लेस वेरिएशन आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द अर्थ ये एक और फैक्टर। तो ये एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का अपना सेक्शन खत्म हुआ। नाउ कमिंग टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गाइस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। जब मास पार्टिकल्स के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो डेल्टा यू इज माइनस ऑफ डब्ल्यू ग्रेविटेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ये हम लोगों ने वर्क एनर्जी में देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा कि डेल्टा यू इज माइनस ऑफ डब्ल्यू ग्रेविटेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। जब मास पार्टिकल्स के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे तो वर्क नीडेड केवल इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंडेंट होगा, कौन सा पाथ हम लोग फॉलो कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट होगा। एक पार्टिकल, एक से ज्यादा पार्टिकल्स की प्रेजेंस में एक सिंगल पार्टिकल को यदि हम ए से बी पे लेके जाएंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन एंड विल डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। अब यदि हमें एब्सोल्यूट पी डिफाइन करनी है, किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में पी डिफाइन करनी है, तो हम बोलेंगे हमें एक रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जो कि हम लोगों ने लिया है, पार्टिकल जब फार अपार्ट है वो हमारा रेफरेंस अरेंजमेंट है, और उस अरेंजमेंट में हम लोगों ने 0 वैल्यू अज्यूम की है। तो यू इन एनी कॉन्फ़िगरेशन इज माइनस ऑफ डब्ल्यू ग्रेविटेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू फाइनल, और डब्ल्यू एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू फाइनल विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से पोटेंशियल की दो तरह की डेफिनेशन दे सकते हैं। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन ऑल पार्टिकल्स आर ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस,
or work needed in bringing all particles from infinity to their respective positions without change in kinetic energy. This is potential energy. तो किसी सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने में ग्रेविटेशनल फोर्स जितना वर्क करेगा उसका नेगेटिव उस सिस्टम की पी है, या किसी सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने में एक्सटर्नल एजेंसी को बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए जितना वर्क करना पड़ेगा वो सिस्टम की पी है. तो ये हम यहां से सेम ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी पी बताते हैं. तो फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम द ग्रेविटेशनल पी इज माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर. देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के क्यू क्यू बाय आर होती थी. चार्जेस सेम नेचर के तो पॉजिटिव और ऑपोजिट नेचर को नेगेटिव. लेकिन ग्रेविटेशन में क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है तो यहाँ पोटेंशियल जी नेगेटिव है. अज्यूमिंग यू एट आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू बी जीरो, तो यू एट आर इज माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर. तो हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है, एक m1 और एक m2, और इनके बीच में r सेपरेशन है. तो इस सिस्टम की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी है वो है माइनस जी एम वन एम टू अपॉन स्मॉल आर. ऑलराइट, इस नंबर का क्या मतलब है कि दोनों पार्टिकल्स को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जितना इनका आपस का फील्ड वर्क करेगा उसका नेगेटिव माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर है, या दोनों पार्टिकल्स को इन्फिनिटी से बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए एक्सटर्नल एजेंसी को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो इस सिस्टम की पी है माइनस जी एम वन एम टू अपॉन स्मॉल आर. ऑलराइट, यदि हमारे पास n पार्टिकल्स का सिस्टम है तो ऐसे केस में हम n इंटू n माइनस वन बाई टू पेयर बनाएंगे. हर पेयर की इंडिविजुअल एनर्जी लिखेंगे, उन सबको ऐड करेंगे तो वहां से हमारे पास टोटल पोटेंशियल आएगी. तो ये n पार्टिकल सिस्टम की पी देखेंगे. यदि सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो एक्सटर्नल वर्क कितना नीडेड होगा, तो एक्सटर्नल वर्क नीडेड होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. फाइनल पोटेंशियल जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल जी, ये एक्सटर्नल वर्क नीडेड होगा. यदि मान लीजिए अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट तक लॉन्च करना है तो एनर्जी नीडेड कितनी होगी, तो डेल्टा ई इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. यू फाइनल होगी माइनस जेएमएम अपॉन आर प्लस एच, यू इनिशियल होगी जेएमएम माइनस जेएमएम अपॉन आर. इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारी एनर्जी नीडेड आ जाएगी जो कि रीअरेंज करने पे हो जाएगी. तो ये फॉर्मूला नहीं है, बस हम सिचुएशन देख रहे हैं कि इस तरह से डील करेंगे. बाय द वे किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी स्पीड से फेंकेंगे, स्ट्रेट अप फेंकेंगे, बोला मैक्सिमम हाइट असेंडेड कितनी होगी, तो स्ट्रेट अप फेंकेंगे तो उस केस में देखो यदि वैल्यू जो है वो मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की है तब तो वो काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है जिसमें स्मॉल जी को कांस्टेंट लेना है. पर यदि वैल्यू किलोमीटर पर सेकंड के ऑर्डर की है दैट मींस ऑब्जेक्ट सिग्निफिकेंट हाइट तक जाएगी, दैट मींस वो ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम है. या फिर अंडर रूट जी आर, अंडर रूट 1.5 जी आर, अंडर रूट जी आर बाई 2 उस तरह की वैल्यूज है तो वो इंप्लाई कर रहा है कि ऑब्जेक्ट सिग्निफिकेंट हाइट तक जाएगी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी को अपने वो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर लिखना है, एम जी नहीं लिखना है. तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट रेडियली आउटवर्ड स्ट्रेट अप अपन यू स्पीड से लॉन्च कर रहे हैं तो ये ग्रेविटेशन के अगेंस्ट स्ट्रेट ट्रैवल करते हुए फाइनली स्टॉप करेगी. तो मैक्सिमम हाइट कितनी असेंड करेगी वो अपने निकालना है. तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल. के फाइनल 0 है, के फाइनल 0 है, यू फाइनल माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा, और के इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर है और यू इनिशियल माइनस जी एम बाई आर है. तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके अपन एच हाइट कितनी होगी वो निकालेंगे. तो इस तरह से हम एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करेंगे. अब हमारे पास दो स्पेशल फॉर्मुलाज हैं जो कि अपने को यूजुअली बुक्स में नहीं मिलेंगे. पहला है कि किसी शेल की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है. तो देखो जैसे टू पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी कितनी है माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, यानी कि उन दोनों पार्टिकल्स को इन्फिनिटी से वहां तक लाने में फील्ड का जितना वर्क होगा उसका नेगेटिव माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर के बराबर है. ऐसे एक शेल की पोटेंशियल कितनी है, एक शेल की पोटेंशियल का मतलब क्या है कि उस शेल पे 0 से m मास डिपॉजिट करने में जितना वर्क करना पड़ेगा, ग्रेविटेशन फील्ड का जितना वर्क होगा उसका नेगेटिव उस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी के बराबर है. तो गाइस हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल सेल्फ एनर्जी, स्फेरिकल शेल की जो सेल्फ एनर्जी होगी मतलब इस शेल को पे मास डिपॉजिट करने में एक्सटर्नल एजेंसी को कितना वर्क करना पड़ेगा विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या इस शेल पे मास डिपॉजिट जब होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना वर्क करेगा उसका नेगेटिव इस शेल की सेल्फ एनर्जी है. तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला रिकॉल करेंगे, वहां से इसको कन्वर्ट कर लेंगे. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होती है क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को क्यू स्क्वायर को लिखेंगे अपन एम स्क्वायर एंड 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को इसमें 2 का फैक्टर छोड़ दीजिए एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन को जी लिख लेंगे तो माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन आर. ये इसकी सेल्फ एनर्जी है माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन आर. कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेल्फ एनर्जी है क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अब क्यू स्क्वायर को एम स्क्वायर लिखा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन ने जी लिख दिया, तो यहां से एक शेल की सेल्फ एनर्जी आ गई. ऐसे एक सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसकी सेल्फ एनर्जी. तो सेल्फ एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी होती है 3/20 क्यू स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो 3/20 क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन जी रिप्लेस कर देंगे और क्यू स्क्वायर को एम स्क्वायर, तो यू इज माइनस 3/5 जी एम स्क्वायर अपॉन आर. ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी है. तो अब बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि इस मास को हम सेपरेट करके इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो हमें कितना एनर्जी देनी पड़ेगी. तो फाइनली मास को इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं तो फाइनल एनर्जी 0 है, इनिशियली माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2 आर है, यानी कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी प्लस जी एम स्क्वायर बाई 2 आर. तो प्लस जी एम स्क्वायर बाई 2 आर ये एक शेल की सेल्फ एनर्जी है, और ऐसे ही सॉलिड मास स्फीयर की जो सेल्फ एनर्जी होगी वो 3/5 जी एम स्क्वायर बाई आर. तो ये फॉर्मुलाज भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मुला ध्यान करो कि क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप जी लिख दो और क्यू स्क्वायर को एम स्क्वायर लिख दो.
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी 3/20 क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसमें अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन करो तो आपको यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि इस शेल को छोटे छोटे मास पार्टिकल्स में ब्रेक करके इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इस सॉलिड स्फीयर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करके इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो इनकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगी। तो ये दो फॉर्मुलाज अपने को ध्यान रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट करके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसे एक स्फेरिक, जैसे एक मास डिस्ट्रीब्यूशन का चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है जो फोर्स से रिलेटेड है, ऐसे एक मास डिस्ट्रीब्यूशन का एनर्जी से रिलेटेड इफेक्ट है जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे हम डिफाइन करते हैं, पहले पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद में एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों ये मान लीजिए एक मास डिस्ट्रीब्यूशन है और हमें ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो आप एक स्मॉल एम मास लोगे, बी पे रखोगे, एनर्जी कैलकुलेट करोगे, ए पे रखोगे, एनर्जी कैलकुलेट करोगे, एंड देन यूबी माइनस यूए अपॉन एम is delta V. VB minus VA is UB minus UA upon M. So potential difference between 2 points is equal to change in potential energy for per unit mass moved. Delta V is delta U upon M. दोस्तों डेल्टा U को लिख सकते हैं अपन माइनस ऑफ W ग्रेविटेशन, तो दिस इज माइनस W ग्रेविटेशन अपॉन M, है ना, ये W ग्रेविटेशन हो गया, माइनस ऑफ W ग्रेविटेशन अपॉन M, और डेल्टा U को अपन W एक्सटर्नल लिख सकते हैं, तो W एक्सटर्नल अपॉन M, तो ये हमारा VB माइनस VA की वैल्यू आ गई। और यहीं पे W ग्रेविटेशन को अपन F डॉट ds करेंगे तो VB माइनस VA का ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड फॉर्मूला आ जाएगा, VB माइनस VA इज माइनस E डॉट ds फ्रॉम A टू B, ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, VB माइनस VA इज माइनस E डॉट ds फ्रॉम A टू B। यदि हमारा फील्ड यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म E, ये VB माइनस V हो जाएगा माइनस E डॉट डेल्टा S विच इज माइनस E डेल्टा S कॉस थीटा, और इसी को आई कैप जे कैप में लिखें तो माइनस EX डेल्टा X EY डेल्टा Y EZ डेल्टा Z। इस तरह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेट हो जाएगा। यदि हमारा E वेरिंग है, फॉर E वेरिंग विथ X Y एंड Z, फॉर E वेरिंग विथ X Y Z, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VB माइनस VA इज माइनस EX dx प्लस EY dy प्लस EZ dz इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 to x2, फ्रॉम x1 to x2, y1 to y2 एंड z1 to z2, इस तरह से होएगा। एंड यदि E जो है हमारा R का फंक्शन है, E इज अ फंक्शन ऑफ R, R कैप रेडियल फील्ड है, तो फिर VB माइनस V हो जाएगा हमारा माइनस E dr इंटीग्रेशन फ्रॉम RA टू RB। ऑलराइट, तो इस तरह से जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, यदि हमारे को फील्ड का फंक्शन मालूम है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे दो पॉइंट्स के बीच में। तो डेल्टा V इज डेल्टा U अपॉन M विच इज माइनस ऑफ W अपॉन M विच इज W एक्सटर्नल अपॉन M। तो यहाँ से देखो तीन फॉर्मुलाज आ रहे हैं। यदि किसी मास डिस्ट्रीब्यूशन की प्रेजेंस में स्मॉल m को A से B पे लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल में चेंज कितना हुआ, डेल्टा U इज M डेल्टा V। फील्ड को कितना वर्क करना पड़ेगा, माइनस M डेल्टा V। W एक्सटर्नल कितना रिक्वायर्ड होगा, प्लस M डेल्टा V। तो इस तरह से हम इन फॉर्मुलाज को रीअरेंज करके डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is thus the negative of work done by the gravitational force to move a unit mass from one point to another। ये अपने देख लिया था। Gravitational potential is a scalar unit mass from one point to the other। Gravitational potential is a scalar quantity जिसकी यूनिट्स कितनी होगी, न्यूटन जूल पर केजी, क्योंकि वर्क पर यूनिट मास है तो जूल पर केजी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, यदि एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन करना है, पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो इन्फिनिटी रेफरेंस स्टेट है, वहां वैल्यू 0 है, तो किसी जनरल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा U अपॉन M या माइनस ऑफ WG अपॉन M या फिर W एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू F अपॉन M, और इसके बाद कंडीशन है डेल्टा K इज 0। तो V को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस E डॉट ds फ्रॉम इंफिनिटी टू फाइनल पॉइंट। ये हमारा किसी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। द वर्क नीडेड टू मूव अ मास बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, ये अपन ने देखा W एक्सटर्नल इज M टाइम्स VB माइनस VA। अब एक पॉइंट मास है हमारे पास M पॉइंट मास, और उससे R दूरी पे अपने को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना है। पॉइंट मास से R दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो V इज माइनस GM बाय R। ये हमारा पोटेंशियल हो गया। इसका क्या मतलब है कि एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से यहां तक लाएंगे तो इसका फील्ड जितना वर्क करेगा उसका नेगेटिव माइनस GM बाय R है, या एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाएंगे बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए तो जितना एक्सटर्नल वर्क नीडेड होगा वो माइनस GM बाय R के बराबर है। या एक यूनिट मास को पॉइंट P पे रखें तो स्मॉल m के साथ जो पोटेंशियल होगी वो माइनस GM बाय R है, तो माइनस GM बाय R ये फॉर्मुला हो गया हमारा, है ना। पोटेंशियल ड्यू टू मेनी पार्टिकल सिस्टम, हर पार्टिकल का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालेंगे, माइनस GM1 अपॉन R1 माइनस GM2 अपॉन R2 माइनस GM3 अपॉन R3, और उन सबको एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट मासेस का पोटेंशियल देखा। यदि हमारे पास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, माइनस G dm अपॉन R, यहाँ माइनस साइन भी आएगा, माइनस G dm बाय R, छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करके इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। यदि सारा मास डिस्ट्रीब्यूशन बराबर दूरी पर है तो G बाय R बाहर आ जाएगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा माइनस GM बाय R। जैसे हमारे पास एक रिंग है और रिंग की एक्सिस पे पोटेंशियल निकालना है, तो जितना भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारा स्लांट दूरी बराबर है, स्लांट दूरी जो है
वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो इसलिए एक्सिस पे पोटेंशियल आ रहा है माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये रिंग पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। स्फेरिकल शेल की बात करें तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ध्यान करें, बाहर पोटेंशियल के क्यू बाई स्मॉल आर था और अंदर के क्यू बाई कैपिटल आर था। ऐसे ही ग्रेविटेशन में बाहर पोटेंशियल माइनस जी एम बाई स्मॉल आर और अंदर माइनस जी एम बाई कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, तो पहले वैल्यू कॉन्स्टेंट है, फिर 1 बाय आर के साथ में चेंज हो रही है। ये देखिए नेगेटिव में लिखा है अपन ने ना, अदरवाइज ये ग्राफ नीचे आ जाता क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इसलिए, तो नेगेटिव एक्सिस अपन ने इस ग्राफ में ऊपर की तरफ लिए। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग नहीं, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर की बात करें तो बाहर वही सेम एज पॉइंट मास माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, और अंदर के पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का ध्यान करो, के क्यू बाई 2 कैपिटल आर क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां अपना पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम बाई 2 आर क्यूब, के क्यू को रिप्लेस करना है जीएम से और माइनस साइन लगाना है, सो माइनस जी एम बाई 2 आर क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस जी एम बाई 2 आर क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दोस्तों सरफेस पे पोटेंशियल माइनस जी एम बाई कैपिटल आर होगा, इनसाइड रीजन में ये पैराबोलिक वेरिएशन है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, और बाहर ये हाइपरबोलिक वेरिएशन है क्योंकि एक्स वाई बराबर कांस्टेंट आ रहा है, तो ये पैराबोलिक हो गया और ये हाइपरबोलिक हो गया। सेंटर पे पोटेंशियल स्मॉल आर जीरो कर दिया तो माइनस 3/2 जी एम बाई आर है, माइनस 3/2 जी एम बाई आर, सरफेस पे माइनस जी एम बाई कैपिटल आर है, तो ये इस तरह से पोटेंशियल का वेरिएशन आ रहा है। तो ये फॉर्मूला अपने काम का है कि देखो मैं बोल रहा हूं कि आप याद ही मत करो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कब कन्वर्जन करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ध्यान है के क्यू बाई 2 कैपिटल आर क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू की जगह लिखा जीएम माइनस साइन लगाया, बाकी सारा फैक्टर सेम है। तो ये यहां तक का जो सेक्शन था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रेप्लिका थी, अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज में लेके ये वाला पार्ट सॉल्व कर सकते थे। अब आ जाते हैं अपन एस्केप वेलोसिटी पे। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है, किसी प्लैनेट से या सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स की प्रेजेंस में किसी पॉइंट से हमें एक पार्टिकल को लॉन्च करना है मिनिमम स्पीड देके, ताकि वो इस सिस्टम के इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए। So the minimum speed which should be given to an object so that it goes out of the gravitational field of Earth, that is called escape speed from the Earth. Minimum speed that should be imparted to an object so that it moves out of the gravitational field of the planet, that is called escape velocity of the object from that planet, है ना। तो हमें ऑब्जेक्ट को एस्केप कराना है, the minimum velocity with which a body must be projected from the surface of Earth so that it permanently overcomes and escapes the gravitational field of the Earth. ध्यान रहे मिनिमम, मैक्स, ज्यादा वेलोसिटी तो कितनी भी दे सकते हो, जब एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो अपन मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो गाइस सरफेस जैसे अपन देखें कि भाई यहां से इस प्लैनेट से अपन एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं मिनिमम स्पीड से, तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल, ऑलराइट। तो मिनिमम एनर्जी दे रहे हैं, तो इन्फिनिटी पे चले गया तो यू फाइनल जीरो हो गया क्योंकि इन्फिनिटी पे चले गया, और जस्ट मिनिमम दे रहे हैं तो वहां पहुंच के के फाइनल भी जीरो होगी, या यू फाइनल जीरो हो गया, पहले अपन ये देख लेते हैं। तो यू फाइनल जीरो हो गया एंड के फाइनल जीरो या ग्रेटर देन जीरो होगा, तो जो टोटल एनर्जी है यू इन्फिनिटी पे यू फाइनल जीरो हो गया एट इन्फिनिटी, के फाइनल पॉजिटिव या जीरो है, यानी कि टोटल वैल्यू पॉजिटिव है, तो टू एस्केप द टोटल एनर्जी शुड बिकम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यदि किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप कराना है तो उसकी टोटल एनर्जी को हमें नॉन नेगेटिव बना देना है, जीरो या ग्रेटर देन जीरो बना देना है, मिनिमम स्पीड के लिए जीरो बना देना है। तो मिनिमम स्पीड के लिए जीरो बना देंगे, तो फॉर मिनिमम स्पीड, फॉर एस्केप स्पीड, मतलब मिनिमम ई बराबर जीरो, तो हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर माइनस जी एम बाय आर बराबर जीरो, तो यहां से वी एस्केप आ रही है अंडर रूट ऑफ 2 जी एम बाय आर। तो गाइस अपने डेफिनेशन देख ली, व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एस्केप स्पीड इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी बिकम जीरो, thus to escape a body must possess total energy greater than or equal to zero। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बॉडी को एस्केप करना है तो उसकी टोटल एनर्जी जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, जस्ट एस्केप निकालनी है तो जीरो के बराबर करनी है। तो यही क्वेश्चन सॉल्विंग का मेन कॉन्सेप्ट है कि चाहे दो प्लैनेट्स हैं या दो से ज्यादा अपनी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, यदि किसी एक पार्टिकल को लॉन्च करना है तो हमें क्या करना है, उस पार्टिकल की गिवन सिस्टम के साथ पोटेंशियल एनर्जी प्लस पार्टिकल की एनर्जी उसको जीरो बना देना है, तो वो एस्केप स्पीड आ जाएगी। तो उससे ज्यादा कितनी भी स्पीड दो ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगी। तो एस्केप कराने के लिए हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी को लॉन्च, जो प्रोजेक्टाइल है उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी को जीरो बना देना है एस्केप कराने के लिए, एस्केप स्पीड से एस्केप कराने के लिए, मिनिमम स्पीड निकालने के लिए। So the escape speed from surface of planet is under root 2 gm by r, which is under root 2 rg। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुला हो गया। कहां से आ रहा है, टोटल एनर्जी को जीरो करके आ रहा है, मैंने करके बताया। अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में ये वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान है किलोमीटर पर आवर नहीं, किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। If the body is to be projected from a point at a distance small r from the planet's center, अब यदि हम ऑब्जेक्ट को जो लॉन्च कर रहे हैं वो स्मॉल आर दूरी से लॉन्च कर रहे हैं, यहां से लॉन्च कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, है ना, ये दूरी जो है ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इस केस में यहां एनर्जी लिखेंगे माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर प्लस हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर बराबर जीरो। तो यहां से वी एस्केप आ रहा है अंडर रूट 2 जी एम बाय स्मॉल आर। ऐसे गाइस आर लेस देन कैपिटल आर है, मतलब
प्लैनेट के अंदर से हम एक टनल डिग करके और टनल में से लॉन्च कर रहे हैं, अंदर से लॉन्च कर रहे हैं। तो अंदर से लॉन्च कर रहे हैं, तो मान लीजिए अंदर से स्मॉल आर पे लॉन्च कर रहे हैं, स्मॉल आर से लॉन्च कर रहे हैं, टनल है और टनल के अंदर से लॉन्च कर रहे हैं। तो फिर से यही फॉर्मूला, तो अब यहां पे पोटेंशियल लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल लिखेंगे, पोटेंशियल विच इज माइनस जी एम अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो पोटेंशियल हो गया मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एम। ये स्मॉल एम की सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं हमको, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर, और इसको जीरो के बराबर कर देना है। तो दोस्तों यदि अर्थ की सरफेस से लॉन्च कर रहे हो तब तो अंडर रूट 2 जी एम बाई कैपिटल आर या अंडर रूट 2 कैपिटल आर स्मॉल जी ये है। सरफेस से बियॉन्ड से लॉन्च कर रहे हो, किसी हाइट से लॉन्च कर रहे हो, तो स्पीड है अंडर रूट 2 जी एम बाई स्मॉल आर। और टनल डिग करके डेप्थ में से लॉन्च कर रहे हो तो फिर याद नहीं करेंगे, ऑन द स्पॉट बनाएंगे, टोटल एनर्जी लिखेंगे, उसको जीरो के बराबर करेंगे। तो टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे? अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखने के लिए उस पॉइंट पे पहले पोटेंशियल लिखेंगे विच इज माइनस जी कैपिटल एम अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू स्मॉल एम, ये पोटेंशियल हो गई, प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर कर देंगे। मैंने केवल प्रोसेस बताया है, इसको लर्न नहीं करना है अपने को, इसको मतलब ऐसे फॉर्मूला की तरह लर्न नहीं करना है, बस ऑन द स्पॉट अपन डिराइव कर लेंगे। तो ये नेक्स्ट अपन देखा। अब एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए दोस्तों, किसी भी एंगल पे अपन लॉन्च करें, यदि टोटल एनर्जी जीरो या जीरो से बड़ी है तो ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगी। तो एस्केप स्पीड जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट है। बट यदि ऑब्जेक्ट को हमें एस्केप कराना है तो अर्थ की रोटेशन की वेलोसिटी को अपन यूज में लेना चाहते हैं, तो ऐसे केस में यदि हम इक्वेटोरियल प्लेन में वेस्ट टू ईस्ट सेंस में प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू अर्थ ये हम दे रहे हैं, प्लस इसमें ओमेगा आर ऐड होगा, अर्थ के रोटेशन की वजह से ओमेगा आर ऐड होगा, और ये मिलके हमारी एस्केप वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। तो हम अर्थ की वेलोसिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो उस केस में हमें जो स्पीड देनी पड़ेगी थोड़ी कम देनी पड़ेगी। तो यदि आप अर्थ के रोटेशन का फायदा उठाना चाहते हो तो उस केस में वेस्ट टू ईस्ट सेंस में इक्वेटोरियल प्लेन में लॉन्च करो, तो जो हमें स्पीड देनी पड़ेगी जिसमें ओमेगा आर ऐड होकर टोटल एस्केप स्पीड के बराबर होगी वो थोड़ी कम देनी पड़ेगी। दोस्तों किसी प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर होगा या नहीं होगा इस पर डिपेंड कर रहा है कि किसी जो एयर की एवरेज स्पीड है वहां के टेम्परेचर पे, जो वहां का एम्बिएंट टेम्परेचर है उस पर जो एवरेज स्पीड है, यदि वो एस्केप स्पीड से ज्यादा है तो एयर एस्केप कर जाएगी, एटमॉस्फेयर नहीं होगा। और यदि एस्केप स्पीड जो है वो एस्केप स्पीड से जो एवरेज स्पीड है वो कम है, एस्केप स्पीड से एवरेज स्पीड कम है, तो मॉलिक्यूल स्टे करेंगे। तो जिस भी गैस के लिए एवरेज स्पीड जो है वो एस्केप स्पीड से ज्यादा होगी वो मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में नहीं होंगे, वो एस्केप कर जाएंगे, और जिनके लिए एवरेज स्पीड एस्केप स्पीड से कम है वो स्टे कर जाएंगे। और ये एटमॉस्फेयर है ही नहीं, दैट मीन्स सारे ही मॉलिक्यूल्स के लिए, सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए जो एवरेज स्पीड है वहां के एम्बिएंट टेम्परेचर पे वो एस्केप स्पीड से ज्यादा है, इसलिए मॉलिक्यूल्स एस्केप कर गए, उस प्लैनेट की ग्रेविटी से अटैच्ड नहीं है। तो अब नेक्स्ट सेशन देखते हैं, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर का कोई इफेक्ट नहीं है, और आसपास किसी और सेलेस्टियल बॉडी का कोई इफेक्ट नहीं है, केवल और केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल सैटेलाइट पे लग रहा है, और वो आर रेडियस के सर्कल में वी स्पीड से मूव करने के लिए रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सैटेलाइट ये अर्थ है, और अर्थ के अराउंड ये अर्थ है, और अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रही है। तो सैटेलाइट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारे को रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सैटेलाइट की स्पीड v है, सैटेलाइट के अराउंड वो आर रेडियस के सर्कल में घूम रही है, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारी स्पीड का फॉर्मूला आ रहा है v बराबर अंडर रूट ऑफ जी एम बाय स्मॉल आर, या जी एम अपॉन आर प्लस एच, यदि h हाइट दे रखी है ऑर्बिट की सरफेस से। ध्यान है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे कि सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज एज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू द पावर 3, 1 अपॉन r स्क्वायर की जगह 1 अपॉन r टू द पावर n पे डिपेंडेंट है, तो स्पीड कैसे वेरी करेगी, टाइम पीरियड कैसे वेरी करेगा। तो यही इक्वेशन अपने को काम में लेनी पड़ेगी। जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स का वेरिएशन गिवन है, सपोज r टू द पावर n पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वेरिएशन गिवन है, तो mv स्क्वायर बाय r इज सम कांस्टेंट अपॉन r टू द पावर n। इसको रीअरेंज करेंगे तो स्पीड की डिपेंडेंस आ जाएगी, और टाइम पीरियड की डिपेंडेंस चाहिए तो टाइम पीरियड इज 2 पाई r बाय v, या फिर यहीं से अपन m ओमेगा स्क्वायर r लिख सकते हैं, mv स्क्वायर बाय r की जगह, और ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल T लिख सकते हैं, तो हमारी टाइम पीरियड की ओमेगा की या स्पीड की डिपेंडेंस आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली 1 अपॉन r स्क्वायर पे डिपेंडेंट नहीं होके ग्रेविटेशनल फोर्स 1 अपॉन r टू द पावर n पे डिपेंडेंट है, और फिर अपने से स्पीड, टाइम पीरियड, एंगुलर स्पीड, इनकी डिपेंडेंस पूछिए। तो ये सेंटीपिटल फोर्स की इक्वेशन अपने को यूज में लेनी होगी कि नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। ऑलराइट, तो हम देख रहे हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट आ रही है mv स्क्वायर अपॉन gmm अपॉन जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर अंडर रूट, ये हमारी स्पीड आ रही है। तो मिनिमम ऑर्बिट की रेडियस कितनी पॉसिबल है? कैपिटल आर पॉसिबल है, मिनिमम ऑर्बिट की रेडियस कैपिटल आर पॉसिबल है, मिनिमम रेडियस ऑर्बिट की कैपिटल आर पॉसिबल है। तो मैक्सिमम स्पीड जो किसी सैटेलाइट की हो सकती है वो अंडर रूट जीएम बाय आर के बराबर हो सकती है। अब अंडर रूट जीएम बाय आर जो है ये हमारा हो जाएगा बीई अपॉन रूट 2,
क्योंकि वीई जो होती है वो हमारी 2 GM/r होती है, तो ये है GM/r यानी कि वी बाई रूट 2 हो गया। तो वी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो 11.2 इंटू 1/√2 विच इज अप्रॉक्सिमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो अर्थ के अराउंड किसी सैटेलाइट की जो मिनिमम ऑर्बिटल रेडियस है वो कैपिटल आर है, और उसके इसमें स्पीड मैक्सिमम होगी कितनी, √GM/R विच इज वी बाई रूट 2 विच इज अप्रॉक्सिमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो अर्थ के अराउंड किसी भी सैटेलाइट की स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकती है ना। फिर नेक्स्ट अपन देखें टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी इज 2πr अपॉन स्मॉल वी। स्मॉल वी की वैल्यू लिख दिया अपने √GM/r और उसको रीअरेंज किया तो हमारे पास टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन आ रही है t² बराबर 4π² अपॉन GM इंटू r³। तो ये टाइम पीरियड का स्क्वायर हो गया, और यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, ये हमें यहां से मालूम पड़ रहा है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में ध्यान रखेंगे 4π² अपॉन GM। अब मिनिमम टाइम पीरियड कब होगा, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। तो वो जो मिनिमम टाइम पीरियड है यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर रख दीजिए, तो यार है 2π√r/g। गाइस ये एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 84.36 मिनट्स या 1.41 आवर्स। ये और हमने कब देखा इस तरह का टाइम पीरियड कि अर्थ कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगी इक्वेटर पे जी इफेक्टिव 0 हो जाए, तब भी यही आ रहा था टाइम पीरियड। या अर्थ में हम एक डायमीटर के अलोंग या कॉर्ड के अलोंग एक टनल डिग कर दें और उसमें एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दें, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, उसका जो टाइम पीरियड है वो भी हमारा 84.6 मिनट से आता है। तो ये स्टैंडर्ड कांस्टेंट है जो कि अपने को याद रखना है कि भाई टाइम पीरियड 2π√r/g की वैल्यू जो है वो 84.6 मिनट्स है। गाइस फर्दर यदि कोई ऑर्बिट अर्थ के प्लैनेट के बहुत क्लोज है, और एन ऑर्बिट वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑर्बिट की अप्रोक्सीमेटली प्लैनेट की रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो इस केस में जो टाइम पीरियड आ रहा है टी आ रहा है जो हमारा 4π² अपॉन GM इंटू r³। अब दोस्तों जो मास है उसको अपन लिख सकते हैं 4/3π r³ इंटू रो इंटू r³। ये रो प्लैनेट की डेंसिटी है, यूनिफॉर्म स्फीयर मान रहे हैं अपन, तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो आ रहा है 3π अपॉन ρg। 3 ऊपर चलेगा, 1π बचा, तो 3π अपॉन ρg r³। तो किसी भी प्लैनेट के लिए फॉर एनी प्लैनेट हम देख रहे हैं कि t² अपॉन r³ कैंसिल हो गया, सॉरी t² अपॉन किसी भी प्लैनेट ρt² इज, यहां से अपने मालूम पड़ रहा है कि फॉर अ प्लैनेट फॉर एन ऑर्बिट वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट ρt² इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कितना है 3π अपॉन ρg के बराबर है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम ध्यान रखेंगे कि अपन अलग अलग प्लैनेट्स लेंगे और हर एक में सैटेलाइट प्लैनेट के बहुत क्लोज ऑर्बिट कर रही है, तो ऐसे में ρt² का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, कितना होगा 3π अपॉन ρg के बराबर होगा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि अपन ध्यान रखेंगे। तो ये अपना पॉइंट ए हो गया इसके अंदर, और ये पॉइंट बी हो गया, और t² प्रोपोर्शनल टू r³ आ रहा है। नेक्स्ट एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी तो GMM अपॉन स्मॉल r² बराबर mv² r, और वहां से रीअरेंज करें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है हाफ mv² बराबर GMM/2r। ये एक्सप्रेशन कैसे आ रही है, अपना जो सेंटीपिटल फोर्स है G स्मॉल m अपॉन r² बराबर mv²/r, इसको अपन रीअरेंज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन आ रही है GMM/2r। पोटेंशियल एनर्जी माइनस G स्मॉल m अपॉन 2r है, तो जो टोटल एनर्जी होगी दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस GMM/2r हो गई। पोटेंशियल माइनस GMM/r, काइनेटिक एनर्जी प्लस GMM/2r, दोनों को ऐड किया तो टोटल एनर्जी माइनस GMM/2r। तो ये हम लर्न करके चलेंगे कि किसी प्लैनेट सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी माइनस GMM/2r, है ना। तो माइनस GMM/2r, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट विद अ गिवन प्लैनेट, माइनस GMM/2r। और यहां से अपन रिलेशन देख रहे हैं कि एक्चुअली जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल है और पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के बराबर है। E इज माइनस ऑफ k एंड U अपॉन 2। ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन है। तो हम ग्राफ ऑब्जर्व करें तो देखो ये 3 ग्राफ्स हम आइडेंटिफाई करना कि कौन सा काइनेटिक है, कौन सा पोटेंशियल है, कौन सा टोटल है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, स्मॉल आर के साथ में वैल्यू रिड्यूस होती आ रही है। और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में आइडेंटिफाई करने के लिए किसी स्मॉल आर पे टोटल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू जो है माइनस GM/2 स्मॉल आर है और पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM/r है। तो जिस ग्राफ में नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और जिसमें वैल्यू कम है वो टोटल एनर्जी का ग्राफ है। तो ये इस तरह के k, E और U का ग्राफ हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, इसी में किसी सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस पे कितनी एनर्जी दे कि वो स्मॉल आर रेडियस की ऑर्बिट में सेटल हो जाए, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी फाइनल एनर्जी है विच इज माइनस GM/2 स्मॉल आर, और इनिशियल एनर्जी कितनी है माइनस GM/R, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो E फाइनल माइनस E इनिशियल, इतनी एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी। किस फॉर्म में देनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देनी पड़ेगी। ऐसे ही मान लीजिए एक ऑर्बिट से सैटेलाइट को दूसरी ऑर्बिट में अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट से दूसरी सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऐसे में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी फाइनल एनर्जी माइनस GM/2r2
माइनस इनिशियल एनर्जी माइनस gm/2r1। तो ये फॉर्मुला नहीं है, इनको लर्न नहीं करेंगे, बस ऑन द स्पॉट अपन देख लेंगे इस तरह से डिराइव होगा। तो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी, सैटेलाइट स्मॉल आर रेडियस की ऑर्बिट में घूम रही है और अर्थ के साथ बाउंड है कितनी एनर्जी से, माइनस gm/2 स्मॉल आर। अपन ने एस्केप वेलोसिटी वाले सेक्शन में देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री करना है तो उसकी टोटल एनर्जी को 0 या उससे बड़ा बना देना है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी, मिनिमम एनर्जी विच शुड बी गिवन टू द ऑब्जेक्ट सो दैट इट एस्केप्स आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर भेजना है, इन्फिनिटी पे भेजना है, तो उसकी टोटल एनर्जी को 0 करना है। अभी टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस gm/2 स्मॉल आर, यानी कि कितनी देनी पड़ेगी, प्लस gm/2r, मिनिमम इतनी देनी पड़ेगी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी विच इज प्लस gm/2r। इतनी एनर्जी हम सैटेलाइट को ट्रांसफर करेंगे तो फिर इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी। ऐसे दोस्तों यहां पे एक और पॉइंट रहता है कि भाई मिनिमम इंक्रीमेंट इन स्पीड ऑफ सैटेलाइट to let it escape to infinity is, तो हमें कितना स्पीड में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो हमें स्पीड करनी है v, और अभी कितनी है, अभी है v सर्कुलर ऑर्बिट में जितनी है, तो हमें करनी है √2 gm/r, अभी सर्कुलर ऑर्बिट में कितनी है, √gm/r, यानी कि हमें √2 - 1 के फैक्टर से ऑर्बिटल स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। हमें स्पीड को कितने से बढ़ाना पड़ेगा, √2 - 1, इतने फैक्टर से ऑर्बिटल स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में सैटेलाइट इन्फिनिटी पे चले जाएगी। नाउ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसी सैटेलाइट जो कि अर्थ के चारों ओर 24 आवर्स टाइम पीरियड से वेस्ट टू ईस्ट सेंस में इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट कर रही है। अर्थ के चारों ओर वेस्ट टू ईस्ट सेंस में, अर्थ के चारों ओर वेस्ट टू ईस्ट सेंस में इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट कर रही है। तो अर्थ से देखने पे, अर्थ के किसी पॉइंट से देखने पे ये सैटेलाइट हमें रेस्ट पे दिखेगी। कारण क्या है, क्योंकि अर्थ का टाइम पीरियड या अर्थ की ओमेगा भी वही है, और जो ये सैटेलाइट है इसकी ओमेगा भी वही है। अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट सेंस में 24 आवर्स टाइम पीरियड से रोटेट कर रही है, और जो सैटेलाइट है ये भी वेस्ट टू ईस्ट सेंस में 24 आवर्स टाइम पीरियड से रोटेट कर रही है। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की एंगुलर वेलोसिटी 0 है, इसलिए अर्थ से देखने पे ये सैटेलाइट स्टेशनरी दिखेगी। तो इसको हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए मस्ट है कि उसकी ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन में होनी चाहिए, सेंस वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए, और टाइम पीरियड 24 आवर्स होना चाहिए। तो कितनी हाइट पे इसको रखे, तो उसके लिए हम टाइम पीरियड वाला फॉर्मुला काम मिलेंगे, T = 4π² होल अंडर रूट, और उसको इक्वेट कर देंगे 24 आवर्स के। तो वहां से जो रेडियस आएगी वो हमारी अप्रॉक्सिमेटली 42,000 किलोमीटर के बराबर आएगी। 42,000 किलोमीटर के बराबर ऑलमोस्ट रेडियस में यदि हम उसको लॉन्च करेंगे तो ऐसे केस में टाइम पीरियड 24 आवर्स होगा, और वो अर्थ से स्टेशनरी दिखेगी। उसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोल रहे हैं। Okay, it is boosted to a circular orbit in the plane of equator at a distance such that orbital period coincides with the rotation period of the Earth. Such a satellite will be at a fixed geographical longitude. Overhead, अर्थ से स्टेशनरी तो कहीं से भी दिखेगी, बट एग्जैक्ट ओवरहेड मतलब वर्टिकल दिखे, ऐसा कब होगा, जबकि हम इक्वेटोरियल प्लेन में। यदि हम इक्वेटोरियल लोकेशन पे है तो हम एग्जैक्ट ओवरहेड दिखेगी, सर के ऊपर दिखेगी, मतलब स्ट्रेट वर्टिकल दिखेगी, अदरवाइज किसी एंगल पे दिखेगी। तो जो लॉन्गिट्यूड रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा होगा। द रेडियस ऑफ जियो स्टेशन सैटेलाइट कम्स आउट टू बी अराउंड 42,000 किलोमीटर रफली। अर्थ से जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर के अराउंड होगी जियो स्टेशन सैटेलाइट की। इफ अ सैटेलाइट एनकाउंटर्स एयर ड्रैग, है ना, सैटेलाइट को एयर ड्रैग मिल रहा है, ऐसा कब होगा, जबकि वो लो ऑर्बिट में है, तो एटमॉस्फेयर के क्लोज है, तो ऐसे में एयर फ्रिक्शन एनकाउंटर कर रही है। तो एयर फ्रिक्शन एनकाउंटर करने पे कंटिन्यूअसली एयर फ्रिक्शन का नेगेटिव वर्क होगा, उसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज होगी। क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी। टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी विच इज E बराबर -(gmm)/2r, ये डिक्रीज होगी। और जो सैटेलाइट की स्पीड है, सैटेलाइट की स्पीड है v बराबर √(gm)/r। तो टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी तो r रिड्यूस होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में नंबर बढ़ेगा, एनर्जी डिक्रीज होने वाला नेगेटिव में नंबर बढ़ेगा, तो स्मॉल r रिड्यूस होगा। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि स्मॉल r रिड्यूस होगा, मतलब सैटेलाइट अर्थ के क्लोज आने लगेगी। तो फ्रॉम v बराबर √(gm)/r, ये जो है ये इंक्रीज होने लगेगी, स्पीड जो है वो इंक्रीज होने लगेगी। तो टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, और सैटेलाइट ऐसे स्पाइरल ऑर्बिट में मूव करते हुए हो सकता है अर्थ पे कोलाइड कर जाए, और हो सकता है बीच में एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाए, एयर फ्रिक्शन से एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाए, और या फिर अर्थ पे कोलाइड कर जाए। तो स्पाइरल पाथ में मूव करेगी, ये हम लोग बोल रहे हैं। तो ये अपने सैटेलाइट्स के मोशन से रिलेटेड एग्जांपल्स अपने देख लिए। अब नेक्स्ट आते हैं केपलर्स लॉ एंड मोशन ऑफ प्लैनेट्स। तो न्यूटन्स लॉज के पहले, एक्चुअली केपलर न्यूटन के पहले के साइंटिस्ट है। केपलर्स लॉ जो है वो न्यूटन के पहले के हैं। केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन को स्टडी करके उन्होंने लॉज दिए। तो देयर आर 3 लॉज, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। इस तरह से 3 लॉज हैं। तो सबसे पहले हम देखें केपलर ने फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स व्हेन सन लोकेटेड एट वन ऑफ द फोसाई। एलिप्स में 2 फोकस है, किसी एक फोकस पे सन है और प्लैनेट उसके चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो पेरिलियन या पेरिजी है, और जो फारदेस्ट पॉइंट है वो एपोजी या एफिलियन है। तो पेरिलियन, एफिलियन, पेरिलियन एफिलियन पे क्योंकि ये क्लोजेस्ट और फारदेस्ट पॉइंट है, तो यहां जो वेलोसिटी होगी वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी।
सन को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी, VP और VA ये परपेंडिकुलर आएंगे। दिस इज क्लोजेस्ट पॉइंट, दिस इज फारदेस्ट पॉइंट, ये हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स हो गया। सेकंड, लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज है द पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट रिलेटिव टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल। जो प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर है सन के रिस्पेक्ट में बराबर समय में वो बराबर एरिया स्वीप करेगा, यानी कि ये एरियल स्पीड दैट इज एरिया स्वेप्ट पर सेकंड will be constant as planet moves around the sun. This is laws of area, law of areas. ये किस पे बेस्ड है? ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है, क्योंकि प्लैनेट पे हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स सन की तरफ डायरेक्टेड है, तो सन के अबाउट टॉर्क जीरो है, सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो यदि हम इसको डिराइव करेंगे तो यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन डिराइव करेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बेसिस पे आ पा रहा है एरियल स्पीड कितनी होगी, da/dt, जिसको डिराइव करने पे L/2m के बराबर होगी, L/2m, da/dt इज L/2m, और L जो है कांस्टेंट है। यदि पेरिजी पे देखेंगे तो हो जाएगा mVp/rp, क्योंकि V और R के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो mVp/rp और अपॉन m तो हो जाएगा Vp/rp/2, या एपोजी पे देखेंगे तो mRA/VA अपॉन 2m, तो दैट इज RA/VA/2। तो पेरिजी पे Vp/rp/2, VA/RA/2 और या फिर L/2mp, ये जनरल हमारे ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला हो गया। एलिप्स की यदि सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल ए है और सेमी माइनर एक्सिस स्मॉल बी है, तो जो एलिप्स का एरिया होगा पाई AB के बराबर होगा। तो जो स्पीड है एरियल स्पीड, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया पर सेकंड, सो पाई AB अपॉन कैपिटल T। तो पाई AB अपॉन कैपिटल T, एक तो हमारे पास ये हो गया, और एक da/dt इज L/2m विच इज Vp/rp/2, VR/2, या जनरल किसी r को थीटा पे देखें तो VR sin θ/2। ये VR sin θ/2 का क्या मतलब है कि भाई जैसे मान लीजिए ये हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट है और किसी मोमेंट ये सन है, प्लैनेट यहां पर है, तो प्लैनेट की ये तो प्लैनेट का r वेक्टर हो गया और प्लैनेट की वेलोसिटी इस तरफ है, V और R के बीच में एंगल थीटा है, तो एरियल तो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr sin थीटा, mvr sin थीटा अपॉन 2m, तो ये हो जाएगा vr sin θ/2, है ना। तो ये m क्या है? प्लैनेट का मास है, तो Vp/rp/2, VRA/2 या VR sin θ/2, हमें जनरल याद रखना है da/dt इज L/2m, ठीक है। देन लॉ ऑफ पीरियड्स, तो अच्छा इसमें एक और चीज है, इसमें खास बात क्या है, इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड एरियल स्पीड कांस्टेंट है, तो यहां एपोजी पे क्या है, एपोजी पे प्लैनेट का डिस्टेंस फारदेस्ट है और पेरिजी पे प्लैनेट का डिस्टेंस क्लोजेस्ट है, यहां पे क्लोजेस्ट है। तो यहां जितना यहां एरिया स्वीप हो रहा है डेल्टा टाइम में, उतना एरिया यहां भी स्वीप होगा, तो यहां उतना एरिया स्वीप करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि एपोजी पे स्पीड मिनिमम होगी क्योंकि आर मैक्सिमम है, और पेरिजी पे स्पीड मैक्सिमम होगी ऑन मूविंग फ्रॉम एपोजी टू पेरिजी, स्पीड continuously increases। एपोजी से पेरी पे जाएंगे तो स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ेगी, बराबर टाइम में बराबर एरिया स्वीप होगा, तो क्योंकि एरियल स्पीड कांस्टेंट है इसीलिए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आ जाता है हमारा लॉ ऑफ पीरियड्स। प्लैनेट का पीरियड कितना होगा ऑर्बिटल मोशन का, दैट इज गिवन बाय t² इज 4π² अपॉन gm इनटू स्मॉल r क्यूब, वही सर्कुलर ऑर्बिट जैसे ही फॉर्मूला है, बोलते हैं स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यहां पे बस स्मॉल r की जगह a आएगा, ये जो स्मॉल r की जगह a आएगा दिस इज क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, तो t² इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब या t² इज 4π² अपॉन gm इनटू a क्यूब। तो a कैसे निकालेंगे हम लोग, मेरी पेरिजी और एपोजी का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो जो a है हो जाएगा हमारा rp प्लस RA/2, rp प्लस RA/2, और वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। अब प्लैनेट सन सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है दैट इज -gmm/2 है, जो प्लैनेट सन की टोटल एनर्जी है वो -gm/2 है। द टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट डिपेंड्स ओनली ऑन द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट एंड नॉन ऑर्बिट एक्सेंट्रिसिटी। तो ये जो प्लैनेट मूव कर रहा है ना, सैटेलाइट की अभी अपन प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्लैनेट मूव कर रहा है इसकी ऑर्बिटल स्पीड, इसकी जो टोटल एनर्जी है वो केवल सेमी मेजर एक्सिस पर डिपेंड होगी। एक्सेंट्रिसिटी कितनी है, एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा, एक्सेंट्रिसिटी हमें मालूम है 1 - b² अपॉन a², b और a सेमी माइनर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस है, तो b जितना छोटा है एक्सेंट्रिसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो ये एक्सेंट्रिसिटी बढ़ती आ रही है, यहाँ एक्सेंट्रिसिटी लीस्ट है। तो ये सेम सेमी मेजर एक्सिस के इस फिगर में सेमी मेजर एक्सिस कॉमन है फॉर ऑल ऑर्बिट्स, सेमी मेजर एक्सिस इज कॉमन, सेमी मेजर एक्सिस कॉमन है, एक्सेंट्रिसिटी अलग होने की वजह से b अलग अलग है। तो हम यहाँ पे देखें सेमी मेजर एक्सिस कॉमन है तो एनर्जी सबकी कॉमन है। यदि हम सेम मास के प्लैनेट्स ले लें या सेम मास की सैटेलाइट ले लें तो सबकी सेमी मेजर एक्सिस कॉमन है, तो एनर्जी E इज सेम, ये सबकी कॉमन है। नाउ टाइम पीरियड t² इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, तो टाइम पीरियड भी सबका सेम है। अब एरियल स्पीड की बात करें तो एरियल स्पीड इज, यहाँ पे एरियल स्पीड देखना इससे बेटर रहेगा πAB अपॉन कैपिटल T, ये एरियल स्पीड इस तरह से देखना बेटर रहेगा। तो एरियल स्पीड अपन देखें तो एरियल स्पीड में πAB, तो सबसे छोटा b जो है वो इसका है ना। तो इन ऑर्बिट्स को अपन नेम कर दें, सपोज इन ऑर्बिट्स को नेम कर दें 1 2 3
4। तो सबसे छोटा बी इसका है, तो यहाँ एरिया सबसे कम आएगा, तो यहाँ एरियल स्पीड भी सबसे कम आएगी। तो एरियल स्पीड में हम लोग बोल रहे हैं कि भाई dA by dt decreases from orbit 1 to orbit 4, इसमें डिक्रीज हो। और ऐसे एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम अपना dA by dt इज L by 2m। तो जिसके लिए dA by dt कम है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम भी कम है, तो एंगुलर मोमेंटम इस ऑर्बिट में लीस्ट है और फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम। तो ऐसे सेम सेमी मेजर एक्सिस के अपने को अलग अलग एक्सेंट्रिसिटी की एलिप्टिकल ऑर्बिट्स गिवन है अबाउट द सेम सन, एंड जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स या प्लैनेट है उनका मास सेम है। तो फिर अपने को ई को कंपेयर करना है, टी को कंपेयर करना है, एरियल स्पीड को कंपेयर करना है, या फिर एंगुलर मोमेंटम को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले अपने ई को कंपेयर किया, फिर अपने टी स्क्वायर, फिर अपने टाइम पीरियड को टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब से कंपेयर किया, एंड देन पाई ए बी अपॉन कैपिटल टी से एरियल स्पीड को कंपेयर किया, और एरियल स्पीड इज L by 2m, वहां से एंगुलर मोमेंटम को कंपेयर किया। अब दोस्तों किसी स्मॉल आर पे एलिप्टिकल ऑर्बिट में अपने को प्लैनेट की स्पीड निकालनी है। मान लीजिए एलिप्टिकल ऑर्बिट है, इधर आपका सन है, और हमें किसी स्मॉल आर पे प्लैनेट की स्पीड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल एनर्जी मालूम है -gm/2a, और इसे स्मॉल आर पे पोटेंशियल एनर्जी मालूम है -gm/स्मॉल आर। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी, रीअरेंज करके अपन स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड कितनी होगी। और यदि हम थ्योरी यूज में लें तो हम पेरिजी पे और एपोजी पे फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। पेरिजी और एपोजी पे मैं पहले बोल चुका हूं कि स्पीड जो है वो आरपी और आरए के परपेंडिकुलर है, और तो यहाँ मिनिमम स्पीड है, यहाँ मैक्सिमम स्पीड है। हम डिराइव करेंगे तो वीपी स्क्वायर इज gm/a इंटू आरए बाय आरपी, वीपी स्क्वायर इज gm/a इंटू आरए बाय आरपी, एंड वीए स्क्वायर इज gm/a इंटू आरपी बाय आरपी। तो ये फॉर्मुला मैं लर्न करने के लिए सजेस्ट करूंगा कि वीपी और वीए का फॉर्मुला याद रखें, टोटल एनर्जी का फॉर्मुला ध्यान रखें अपन कितनी है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अब आते हैं बाउंड एंड अनबाउंड ट्रेजेक्टरीज पे। तो हम अर्थ से लॉन्च कर रहे हैं एक कैनन, सपोज दैट अ कैनन बॉल इज फायर्ड फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द पीक ऑफ अ वेरी टॉल टावर विद स्पीड v इन द डायरेक्शन ab टेंजेंट टू द अर्थ सरफेस। तो ये हमें फिगर गिवन है, एक टॉल टावर है जहां पे पॉइंट ए से हम टेंजेंशियली यानी कि r से 90 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं। तो r से 90 डिग्री पे लॉन्च कर रहे हैं, तो कौन सी स्पीड के लिए क्या होगा ये हमें देखना है। तो गाइस जो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए स्पीड चाहिए वो तो चाहिए √gm/r, और एस्केप करने के लिए जो स्पीड चाहिए वो चाहिए √2gm/r। अब डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट केसेस क्या है, यदि हमारी स्पीड vc से कम है तो एलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, vc के बराबर है सर्कुलर ऑर्बिट होगी, vc से ज्यादा है और ve से कम है तो एलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, ve के बराबर है तो एस्केप कर जाएगी और पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी, और ve से ज्यादा है तब भी एस्केप कर जाएगी और हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी। ये अपने को याद रखना है, vc से कम है एलिप्टिकल, vc के बराबर है सर्कुलर, vc से ज्यादा है बट ve से कम है तो एलिप्टिकल ऑर्बिट, और ve के बराबर है तो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी और ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होगी। ये ध्यान रखना है, वी वाले केस में ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होगी, और वी से ज्यादा है तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी और उस केस में ट्रेजेक्टरी हाइपरबोलिक होगी। दोस्तों यदि वीसी से ज्यादा, वीसी से कम है स्पीड, तो शुरुआत में ये है, यहां वीसी से कम है स्पीड, तो ऐसे केस में ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये एपोजी होगा, और यदि वीसी से ज्यादा है और वीई से कम है तो स्टार्टिंग पॉइंट पेरिजी होगा। एक चीज बस ये ध्यान रखनी है अपने को, तो ये मैंने सारे केसेस लिख के दिए हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। इफ वी इज ग्रेटर देन वी एस्केप द पाथ इज हाइपरबोला एंड नॉट क्लोज, नॉट क्लोज मतलब कि रिटर्न नहीं करेगी, ट्रेजेक्टरी अनबाउंड होगी। v के बराबर है तो फिर पाथ पैराबोलिक है, अगेन ट्रेजेक्टरी इज नॉट क्लोज, अनबाउंड ट्रेजेक्टरी है। d vc से बड़ा है, v से छोटा है तो एलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पेरिजी होगा, आगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। vc के बराबर है तो सर्कुलर ऑर्बिट है, और vc से कम है तो एलिप्टिकल है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा एपोजी होगा, है ना। तो ये डिफरेंट केसेस हैं। यदि प्रोजेक्टाइल को हम स्ट्रेट अप थ्रो करेंगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पीड प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट पाथ पे जाएगा, और ना 0 डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं ना 90 पे थ्रो कर रहे हैं, किसी एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, तो यदि स्पीड वी एस्केप से कम है तो एलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, स्पीड वी एस्केप के बराबर है पैराबोला, स्पीड वी एस्केप से ज्यादा है तो हाइपरबोला। सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होगी, सर्कुलर ऑर्बिट केवल तब पॉसिबल है जबकि आर के नॉर्मल आप लॉन्च करोगे और स्पीड वीसी के बराबर होगी। तो ये केसेस अपने को ध्यान रखने। नेक्स्ट आते हैं हम बाइनरी स्टार सिस्टम या डबल स्टार सिस्टम, बाइनरी स्टार भी बोलते हैं इसको या डबल स्टार सिस्टम भी बोलते हैं। तो दोस्तों प्लैनेट सन में अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि सन का मास बहुत मैसिव है, इसलिए सन मूव नहीं कर रहा है, केवल प्लैनेट मूव कर रहा है। ऐसे अर्थ सैटेलाइट सिस्टम में भी अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि केवल सैटेलाइट मूव कर रही है, अर्थ का मास, प्लैनेट का मास मैसिव है तो प्लैनेट के अराउंड बस सैटेलाइट मूव कर रही है, ऑलराइट। बट यदि दोनों स्टार्स के मासेस कंपेरेबल हैं तो ऐसे केस में दोनों स्टार्स मूव करेंगे अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उसको बोलते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम या डबल स्टार सिस्टम। सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, अपन अज्यूम करते हैं कि न्यूक्लियस बहुत हेवी है तो न्यूक्लियस स्टिल है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ मूव कर रहा है, बट मान लो अपन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन सिस्टम ले लें तो ऐसे में दोनों के मासेस कंपेरेबल हैं, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों अपने कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव करेंगे। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि भाई बाइनरी स्टार सिस्टम में अपने स्पीड निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है, तो दोनों स्टार्स अपने कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव करेंगे, दोनों का ओमेगा कॉमन होगा, दोनों का ओमेगा टाइम पीरियड कॉमन होगा, दोनों की स्पीड आर डिपेंडेंट होगी, वो भी अपन देख लेंगे। तो बाइनरी स्टार सिस्टम में हमारे पास 2 स्टार्स हैं,
ये हमारे पास मतलब ये एक स्टार है और ये दूसरा स्टार है। मान लीजिए इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ रहा है। जो फर्स्ट स्टार है वो इसके अराउंड ऐसे R1 रेडियस में घूम रहा है, और जो सेकेंड स्टार है वो अराउंड R2, सेकेंड स्टार जो है वो इसके अराउंड ऐसे R2 रेडियस में। राइट, पहले वाले इसकी जो रेडियस है वो R2 के बराबर है, और जो फर्स्ट वाली ऑर्बिट है की रेडियस R1 के। तो दोनों एक ही सेंस में मूव करेंगे दोनों एक ही सेंस में मूव कर रहे हैं, दोनों के ऑर्बिटल पीरियड सेम होंगे, तभी स्टार्स एक्चुअली सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे रहेगा। जैसे ये मान लीजिए M2 यहां पर आ गया, तो इतने ही टाइम में M1 को यहां पे आना पड़ेगा। तो दोनों सेम टाइम में सेम सेंस में सेम एंगल टर्न करेंगे, इसलिए दोनों का ओमेगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। ओके, और R1 R2 में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, तो M1 R1 बराबर M2 R2। यदि मान लीजिए दोनों के बीच में डिस्टेंस D है, दोनों के बीच में डिस्टेंस D या R है, हम देखते हैं आगे क्या लिखा है हम लोग, डिस्टेंस R है दोनों प्लैनेट्स के बीच में, दोनों स्टार्स के बीच में डिस्टेंस R है, तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास से पहले की दूरी R1 है, दूसरे की R2 है, और ये टोटल डिस्टेंस R है, तो R1 हो जाएगा M2R अपॉन M1 प्लस M2, एंड R2 हो जाएगा M1R अपॉन M1 प्लस M2, और दोनों M1 R1 बराबर M2 R2 रहेगा। ये रिलेशनशिप रहेगा। दोनों को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है GM1, फर्स्ट स्टार पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है GM1M2 ऑन स्मॉल r स्क्वायर, सेकंड पे भी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है M1 ओमेगा स्क्वायर R1 या M2 ओमेगा स्क्वायर R2। दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है और वो रेस्पेक्टिव स्टार्स को सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अपने को ओमेगा निकालना है, इसलिए अपने लिखा M1 ओमेगा स्क्वायर R1 या M2 ओमेगा स्क्वायर R2। तो यहां से ओमेगा निकाल के हम टाइम पीरियड निकालेंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, M1 R अपॉन M1 प्लस M2, ओमेगा के लिए रीअरेंज कर लें तो ओमेगा जाएगा एंड टाइम पीरियड 2 पाई पे ओमेगा। तो इसमें ये फॉर्मुला याद भी कर सकते हैं कि टाइम पीरियड कितना होगा। अपने को मालूम है कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता था 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM इनटू R क्यूब होल अंडर रूट, तो यहाँ पे भी वही है 4 पाई स्क्वायर अपॉन G M में टोटल मास आ जाएगा M1 प्लस M2 और R क्यूब दोनों प्लैनेट स्टार्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये अपन याद भी कर सकते हैं और डिराइव भी कर सकते हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा ऐसा हमें डिराइव करना होगा M1 ओमेगा R1 स्क्वायर प्लस M2 ओमेगा R2 स्क्वायर। जो एंगुलर मोमेंटम होगा M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, है ना। अब M1 R1 और M2 R2 बराबर हैं और साथ में R1 R2 की वैल्यूज लिख दें यहाँ पे, तो ये हमारा फॉर्मुला आ जाएगा म्यू ओमेगा R स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम म्यू ओमेगा R स्क्वायर याद कर सकते हो या ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हो। म्यू है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, जिसको रिड्यूस मास